कर चलते हमारे खास प्रोग्राम में किसकी बनेगी सरकार। मेरी सहयोगी श्वेता मिश्रा अवस्थी हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, ओवर टू यू। आप सभी का हमारी खास पेशकश में किसकी बनेगी सरकार। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। बेहद अहम है, जहां लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस या निर्दलीय हो या दूसरी आम पार्टियां सभी मेहनत कर रही थी। वोटिंग यहां पर हुई, जनता ने तो फैसला कर दिया, लेकिन मैं 16 घंटे से भी कम वक्त है जब यहां पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं कि आखिर किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में। वैसे तो 5 राज्यों में के अहम परिणाम सामने आ जाएंगे, लेकिन सबसे अहम इनमें अगर कोई राज्य है तो वो राजस्थान है। और ऐसे में राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, आज हम इसी पर बात करेंगे। काउंटिंग से ठीक 16 घंटे पहले हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे, तमाम सवाल लेंगे। हमारे साथ वो बड़ी टीम मौजूद है यहाँ पर जो हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाती रही, यानी फर्स्ट इंडिया के धुरंधर रिपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हमारे साथ इस बीच इस कार्यक्रम में सबसे खास मेहमान मौजूद है, उनसे हम रूबरू आपको कराएं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी। सीपी जी, बहुत स्वागत है आपका। एक अहम सवाल, क्योंकि ऐश्वर्य साथ में बैठे और ऐश्वर्य के पास तो सवालों की झड़ी होगी, लेकिन एक अहम सवाल, कमान आपको सौंपी गई प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और लगातार जिस तरह से बीजेपी ने मेहनत की विपक्ष में रहते हुए सत्ता में वापसी को लेकर, और प्लस पॉइंट ये कह सकते हैं कि जनता साथ कितना दिया होगा वो तो तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल 9 में से 7 है जो ये कहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। आप कितने आश्वस्त हैं इन एग्जिट पोल के साथ परिणामों को लेकर? वो कौन सा आंकड़ा है जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मानते हैं कि आएगा जरूर बीजेपी के राजस्थान में? देखिए, जनता के जो स्नेह समर्थन आशीर्वाद मिला है और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की है, उस बूते उस आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 135 से ज़्यादा सीटें आने वाली है। जो लोगों का विश्वास भाजपा के प्रति दिखा है, आदरणीय मोदी जी के प्रति विश्वास जताया है, चूंकि मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना घर परिवार छोड़कर पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए रात दिन मेहनत की है। चूंकि मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते टीम राजस्थान के मेहनत के बलबूते कह सकता हूं कि कई कार्यकर्ताओं ने कई दिन अपने घर परिवार छोड़कर घर नहीं गए, लेकिन कमल को खिलाने के लिए रात दिन मेहनत की। उस आधार पर कह सकता हूं कि अब की बार भाजपा सरकार, भाजपा आएगी, कांग्रेस जाएगी, ये राजस्थान की जनता ने तय कर लिया। एक सवाल मेरा भी सीपी साहब, आपकी बहुत व्यस्तता है और 2 मिनट निकाल के यहाँ है, बड़ी बात है। एग्जिट पोल कुछ और कहते हैं और एग्जिट पोल सुनने के बाद कई लोग टेंशन में, हालांकि 16 घंटे बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। देखिए, कल इस समय तक सारे सिनेरियो साफ हो जाएगा, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन ये स्पष्ट है कि एग्जिट पोल पिछली बार भी क्या दिखाया था, इन्होंने 140 कांग्रेस की दिखाई थी, आई कितनी? 100 के अंदर। तो यही इस बार होगा कि भारतीय जनता पार्टी 135 प्लस करेगी। तो सीपी जोशी साहब ने खास बातचीत की है और एक सवाल मैं चाहूंगा कि सामान्य सवाल, योगेश शर्मा है, वो भी उनके दिमाग में भी था एक छोटा सा सामान्य सा सवाल सबसे बड़ा यही है। एक बहुत सामान्य राजनीति से शुरुआत आपने की, जिला अध्यक्ष, फिर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, और शायद उम्मीद भी नहीं होगी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इतनी कम आयु में आपको मिल जाए, और वो भी ऐसे वक्त जब इतने बड़े बड़े लीडर्स बीजेपी के मौजूद, उनके बीच में आपको एक चुनावी टास्क सौंपा जाए। ये चुनाव राजस्थान में एक अलग और विलक्षण चुनाव था, और बिल्कुल हम वहाँ बैठे हैं विधानसभा के बिल्कुल नज़दीक, जहाँ 5 साल बीजेपी विपक्ष में रही है। सीपी जोशी खुद का आकलन किस तरह से करते हैं इस पूरे इलेक्शन के अंदर, एक नए अध्यक्ष के तौर पर और एक ऐसे अध्यक्ष के तौर पर जिसने बीजेपी को एक रखने का भी प्रयास किया, और ख़ास तौर पर एक टेम्पू बनाने का प्रयास किया कि कैसे सत्ता तक पहुंचना है? देखिए, वेरी फर्स्ट डे हमने, मैं नहीं हम, इस भाव के साथ काम करना शुरू किया, और सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेते हुए, उनके मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने एक टीम राजस्थान के रूप में काम करना शुरू किया। कभी अपने आप को आगे नहीं रखा, पीछे रहकर सभी लोगों के मार्गदर्शन में सब लोगों ने एक मुखी होकर काम किया, और उसी का परिणाम मैं देख रहा हूं कि कल एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। आप तो दूसरी तैयारियों में लग गए हैं, लोकसभा की तैयारियों में। आज रेगुलर आपकी बैठकें शुरू हो गई वापस? निश्चित रूप से जिस दिन पॉल हुआ उसके सेकंड डे हमारी एक मीटिंग थी, जो टीम इस काम में जुटी थी उनसे उनके अनुभव बातचीत करने के बाद
हम लोगों ने मिशन 2024 पर काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे खास प्रोग्राम फर्स्ट इंडिया न्यूज का ये लगातार चलता रहेगा और फर्स्ट इंडिया न्यूज हर एक अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेगा कि अपडेट क्या है और क्या लगता है। श्वेता के पास बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्य, क्योंकि देखिए व्यस्तता बहुत ज्यादा है और हम समझ सकते हैं, क्योंकि अब परिणाम के लिए जैसे कि हम कह भी रहे हैं कि 16 घंटे का वक्त है, जब 8 बजे से सुबह काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद पहला रुझान, पहला परिणाम आना शुरू होगा। और ये तो हम भी गारंटी देते हैं, हालांकि सरकारें सब बहुत गारंटी दे रही है, लेकिन इस वक्त हम भी गारंटी देते हैं कि पहला रुझान, पहला परिणाम फर्स्ट इंडिया ही आप तक पहुंचाएगा। लेकिन कल परिणाम से पहले बहुत सारे सवाल भी जहन में लोगों के उठ रहे हैं। एग्जिट पोल आ गए हैं, इससे पहले सबके अलग अलग आकलन है, अलग अलग चर्चाओं का दौर भी जारी रहा है और सवाल हमारे रिपोर्टर्स से, हमारे मेहमानों से लेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे भी रूबरू करा दें। हमारे साथ पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं। स्वागत है स्वर्णिम जी आपका। मदन प्रजापति जी भी शामिल हुए हमारे इस खास शो में, बीजेपी प्रवक्ता, और साथ ही AK जैन साहब भी हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। लगातार चर्चाओं में सिर्फ राजनीतिक मुद्दे हों या फिर कानूनी मुद्दे हों, अपने बात यहाँ पर रखते रहे हैं। शुरुआत स्वर्णिम जी आपसे ही करते हैं। देखिए दावे तो बहुत किए गए, गारंटी की बात की गई, लगातार दौरे हुए, सभाएं हुई, सबसे अहम जो आधार बनाया आप लोगों ने वो ये कि जो योजनाएं और जो जनता को राहत दी है उसके साथ जनता जाएगी। लेकिन एग्जिट पोल जब आना शुरू हुए तो कांग्रेस के लिए निराशा थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस को भी टक्कर में बता रहे हैं कुछ एग्जिट पोल। ऐसे में कितनी संभावना, क्या 156 जो दावे किए जा रहे थे वो धराशायी होंगे या फिर वही परिणाम आएंगे जो आप लोग कह रहे हैं और एग्जिट पोल धराशायी होगा? देखिए राजस्थान में एक बात स्पष्ट है, 5 साल तक जिस लोगों को जनता ने देखा काम करते हुए, वो जनता उनको वोट देने के लिए निकली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखेंगे राजस्थान में 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ, चाहे सदन हो, सरकार हो या सड़क पर संघर्ष करते हुए हमारे आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए होंगे। 5 साल से सोई हुई भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचे कि 1 महीने में मुद्दे बदल बदल के बार बार चुनाव में कोई मुद्दा तक नहीं ला पाई है, एक स्थायी मुद्दा जिस पर चुनाव लड़े, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? और सीधी सी बात है, राजस्थान की जनता ने देखा, जिसने उनकी सेवा की, जिसने सेवा ही धर्म और उस सेवा को ही अपना कर्म मान करके कार्य किया, वो कांग्रेस पार्टी दोबारा यहाँ भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। ही नहीं था। आप बताइए, चुनाव में मुद्दा इन्होंने पहले दिन दूसरा उठाया, फिर प्रधानमंत्री जी की अगली रैली में दूसरा मुद्दा उठाया, यहाँ तक आ गए कि हमारे जो पुराने नेता हैं, महान नेता हैं, उनका नाम लेकर के और भ्रम फैलाने का तक का प्रयास किया। ऐसी स्थिति अगर प्रधानमंत्री जी की हो जाए तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कहां स्टैंड करती है। कोई ग्राउंड नहीं था खड़े होने के लिए उनके पास, जिस पर खड़े होकर के वो कह सकें कि अशोक गहलोत सरकार की किसी योजना को उठा करके कह सकें कि ये गलत योजना है। और मैं तो सबसे बड़ी बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबको जवाब देना चाहिए। जब आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो महंगाई तो आपने बढ़ाई, और वैट की बात करते हैं तो फिर क्या आपके कभी शासन में हरियाणा से कम यहाँ पे पेट्रोल सस्ता रहा है? ऐसा कोई सन हो, कोई तारीख हो, वो बता दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रम फैलाना चाहती थी और वो भ्रम फैला नहीं पाई, क्योंकि जनता राजस्थान को जो मिला, राजस्थान की जनता को जो मिला। आप जो सवाल बीजेपी पर उठा उसका जवाब मदन जी से लो, उससे पहले उस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। क्या 156 पर कायम है या फिर लग रहा है कि सरकार बनाएंगे हम जरूर, लेकिन वही जादुई आंकड़े के आसपास? देखिए हम तो 156 पर कायम हैं। अब जनता का जो हमें मिलेगा आशीर्वाद वो कल पता पड़ जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं 150 पे वो कह रहे थे कि कम आई तो सदन में नहीं आएंगे, क्या वो उस पर कायम है? इसका जवाब भी ले लीजिए। श्वेता आप उनसे पूछ रहे हैं स्वर्णिम जी से, इससे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। स्वर्णिम जी कह रहे हैं मुद्दे की बात कर रहे थे कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, ना वो मुद्दा बना पाए। मुद्दा आपका बहुत बड़ा था ERCP, जिसको पूर्वी राजस्थान को लेकर 13 जिले और 82 सीटें जहां से प्रभावित हो रही थी। आप भी उस मुद्दे को कितना भुना पाए, क्योंकि लौटना अंततः चुनाव में फिर वही जातिवाद, वही वर्गवाद, वही क्षेत्रवाद की तरफ पड़ा। तो क्या ERCP उतना प्रभावी तरह से आप उसको मुद्दे के तौर पर रख पाए जनता के बीच में? देखिए बिल्कुल हमने सारे मुद्दे रखे, ERCP को लेकर के हमने संघर्ष किया, हमने काम किया। पहली चीज जो काम हमने किया वो काम लेकर के हम जनता के बीच गए, जो हमारी विभिन्न स्तर पे सभाएं हुई। आपको ध्यान होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए थे, 12 में सभा हुई थी, और ये सारी सभाएं करके ये मुद्दा उठाने के लिए थी। लेकिन जो काम किया वो भी जनता तक पहुंचाना था, तो सारे मुद्दे हम लेकर के जनता के बीच गए। बस एक बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी किसी एक मुद्दे पर जवाब दे पाई? 1 महीने के चुनाव में आप कितनी भी अनर्गल बातें कर लें, कितने भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर लें, लेकिन ERCP अगर मुद्दा था
तो था, वो मुद्दा है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी का वादा था, और अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो वो पूरी जनता को पता है और उसको पूर्ण करने का कार्य कर रहे हैं, ये भी जनता को पता है। मुद्दा था और एआरसीपी का मुद्दा कांग्रेस का ही मुद्दा था, लेकिन मदन जी, एआरसीपी को लेकर जो एक बड़ा मुद्दा बनाया चुनाव में भी रहा कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस तो पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन बीजेपी साथ नहीं आई। लेकिन अगर इसी ईस्टर्न राजस्थान की बात कर लें, 13 जिलों की बात कर लें जिनको फायदा एआरसीपी से मिलता, क्या चुनाव परिणाम में बीजेपी को वो कह सकते फल मिल पाएगा मेहनत का जो उम्मीद वो कर रही है इन जिलों से, खासतौर से इस मुद्दे से? देखिए श्वेता, मैं एआरसीपी की बात से आपको ये कह सकता हूँ कि देखिए श्वेता, चलो देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ आपको एआरसीपी पे। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ आपको एआरसीपी पे, जो पूर्वी राजस्थान से ये अपने लिए संजीवनी तलाश रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री, उस संजीवनी का जवाब कल आपको 10 बजे 11 बजे के माध्यम से मिल जाएगा, आपके चैनल के माध्यम से जनता को। एआरसीपी लेके ये गए थे, लेकिन पूर्वी राजस्थान में जो स्थिति इनकी होने वाली है वो कभी नहीं हुई, वैसी स्थिति देखने को मिलेगी। दूसरा, स्वर्णिम जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार है, मैं तो जानता हूँ कि सरल व्यक्ति है, आज उनके पास भी कहने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, चुनाव में नहीं था जैसे कहने के लिए कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं थे राजस्थान में। मुद्दे तो सचिन पायलट ने भी बताया था, अजमेर से लेकर जयपुर तक की यात्रा की थी। मुद्दे तो भरत सिंह कुंदनवाला ने भी कहा था कि सर के बाल मुंडवा के कहा था कि राजस्थान में सबसे भ्रष्ट सरकार है और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं और उनके संरक्षक बने हुए हैं। तो मुद्दों की बात अगर मैं करूं तो मुद्दे तो इस चुनाव में कम नहीं थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार 5 साल तक रहने के बाद ये नहीं बता पाई कि हमने 5 साल में ये कार्य किए। 5 साल का रोड मैप बता रहे हैं कि हम 5 साल में ये करेंगे। अरे भाई, पहले ये बताओ कि 5 साल में हमने किया क्या है? कुछ नहीं किया। एक व्यक्ति पूरे 5 साल तक कुर्सी की लालसा के अंदर कुर्सी पे बैठा रहा और दूसरा व्यक्ति 5 साल तक कुर्सी गिराने में लगा रहा, कुर्सी की खींचातान, मुझे दे दो मैं बैठूंगा, मुझे दे दो मैं बैठूंगा, ये करता रहा और राजस्थान की जनता भुगतती रही। राजस्थान की जनता ऐसे भुगती कि एक महिला का बलात्कार किया जाता है, उसके बाद में उसको निवस्त्र करके घुमाया जाता है। इस राजस्थान में एक बच्ची का बलात्कार किया जाता है, उसके टुकड़े करके भट्टी में डाल के जला दिया जाता है। इस राजस्थान में हमने यह भी देखा है कि एक महिला रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है और एसपी अस्मिता मांगती है। इस राजस्थान में युवाओं से वादा करके आए थे और यह हुआ कि 19 परीक्षाएं हुई और 19 के 19 पेपर लीक हो गए। और पेपर लीक में कौन शामिल था? पेपर लीक में सरकार के मंत्रियों के नाम भी आए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भी नाम आए और राजस्थान के मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के और कुर्सी पे बैठे रहे क्योंकि कुर्सी बचानी थी। तो जो मुद्दे राजस्थान की जनता ने भुगते हैं, जिस तरीके से भुगते हैं, उसका जवाब 25 तारीख और को। यही मुद्दे आपके लिए, बिल्कुल यही मुद्दे आपके लिए थे चुनाव के लिए। हाँ योगेश जी, आपको जी ठीक है, जैन साहब यहाँ पर हैं और उनका होना ही अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि वो सब जानते हैं बहुत बखूबी। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल आपसे मैं यही करना चाहूंगा कि आप पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, ऐसे में आपने चुनाव को किस रूप में देखा और किस रूप में आपने इसको भांपा? क्योंकि ये तो तय है कि बीते कई सालों से चुनाव बिल्कुल डिफरेंट था, बीते 3 दशकों से भी अलग था, यहाँ पे बीजेपी का मुख्यमंत्री फेस नहीं था। तो उस लिहाज से भी इसको देखना चाहिए और उस लिहाज से भी देखना चाहिए कि मुद्दे कई रहे लेकिन आखिर तक आते आते बीजेपी में वो हिंदुत्व राष्ट्रवाद के ऊपर हावी हो गए और दूसरी तरफ कांग्रेस गारंटियों का गीत गाती रही। देखिए, अगर फेस वाली बात छोड़ दें तो जो मुझे लगता है ये चुनाव 1993 के चुनाव की तरह का है। आपने 3 दशक पुरानी बात कही और बिल्कुल सही बात है। 1993 में जैसा चुनाव हुआ था, ये चुनाव, क्योंकि उस जमाने में फेसेस थे, दोनों साइड के फेसेस थे, एक साइड से हरदेव जोशी थे, एक साइड से भैरव सिंह जी थे, पर चुनाव की जो जमीनी स्थिति है, चुनाव की जो बातें हैं, वो लगभग, और चुनाव में जिस तरीके का विभाजन जनता के मध्य है, वोटर्स के मध्य है, ये बिल्कुल 1993 के चुनाव की तरह है। 1990 का जो चुनाव आप याद करिए तो वो मंडल का मंडल चुनाव था एक तरीके से, और एक तरफा जीत जनता दल और बीजेपी साथ साथ मिलकर लड़े थे। उसके बाद 3 साल बीच में सरकार भंग कर दी गई थी। तो भैरव सिंह जी का काम और कांग्रेस का विरोध का जो चुनाव हुआ था, वो स्थिति इस चुनाव की है। आज की डेट में भी चाहे कुछ भी कह लें, मुद्दा, मुख्य मुद्दा जो जनता के लिए है, वोटर्स के मन में है, वो हिंदुत्व एक तरफ है और दूसरी तरफ अशोक गहलोत के काम है, अशोक गहलोत के चेहरे। इसके साथ साथ जो मिक्स हैं, वो राजस्थान की जो
आंतरिक राजनीति है, जातिवाद, सामंतवाद, कास्ट में बटे हुए किसान, दलित, जो 1952 से ही होता आ रहा है। पर 1952 से लेके आज तक 3 या 4 चुनाव छोड़ दें, जब कांग्रेस की हवा हुआ करती थी, तब भी पहली बार कांग्रेस की थंबिंग मेजोरिटी, अच्छी मेजोरिटी 52 के बाद 52 में नहीं आई, 57 में नहीं आई, 62 में नहीं आई, 67 में बाहर चले गए थे, जाते जाते बचे थे, 72 में जाके आई थी। तो राजस्थान का एक अपना चरित्र जो मुझे लगता है वो है, और उस चरित्र के हिसाब से इस बार चुनाव अशोक गहलोत का काम वर्सेस भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, दोनों के मध्य है। बिल्कुल, और इसलिए एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं जैन साहब, वो भी कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि एक तरफा तो कोई कह ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल के बाद पहले बीजेपी जरूर कही जाती, लेकिन जो कांग्रेस टक्कर में आ रही है तो संशय की स्थिति, हालांकि मैं 16 घंटे और है, इसके बाद तस्वीर साफ होगी। ऋतुराज जी कुछ पूछना चाह रहे थे, सवाल ऋतुराज जी। मैं योगेश जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाह रहा हूँ, दोनों ही पार्टियों के जो वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं, कि जो कांग्रेस की 7 गारंटियां थी और आखिरी समय तक इसको लेकर आक्रामक प्रचार रहा, और यहाँ तक कि जो चुनाव आयोग है उसको विज्ञापन में भी उसका संशोधन करना पड़ा, तो इसका असर दोनों ही पार्टियां क्या मानती हैं? और एक अलग प्रेक्षक के रूप में अगर जैन साहब से इसी बात को लेकर चर्चा करें तो वो इसको लेकर क्या मानते हैं कि इस बार का जो आक्रामक प्रचार सरकार की तरफ से भी रहा, कभी इस रूप में देखा नहीं गया कि कांग्रेस का इतना आक्रामक प्रचार रहा, और यहाँ तक कि उन्होंने परवाह भी नहीं की आयोग के नोटिसों की, तो इसको किस रूप में देखते हैं? ये है पूरी बात मैं जानना चाहता हूँ। मेरा जो मानना है कि प्रभाव 7 गारंटियों का इतना नहीं था, प्रभाव जो आखिरी 2 साल में योजनाएं आई थी, स्पेशली चिरंजीवी योजना और आपका जो पेंशन प्लस ओल्ड पेंशन स्कीम, एक बहुत बड़ा फैक्टर ओल्ड पेंशन स्कीम था, क्योंकि कर्मचारी मूलतः हमेशा से ज्यादातर कांग्रेस के विरुद्ध जाते रहे थे, पर पहली बार, और 2003 का चुनाव तो हरवाया ही कर्मचारियों ने था, परंतु इस बार ऐसा लगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस का बहुत बड़ा शस्त्र था। गारंटियों से ज्यादा जो पहले उन्होंने 3 काम किए थे, चिरंजीवी, ओल्ड पेंशन स्कीम, नॉर्मल पेंशन, चिरंजीवी प्लस जो पेंशन बढ़ाई थी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था उन्होंने साथ में मोबाइल्स का, वो ज्यादा बड़े काम थे। गारंटी का इतना बड़ा असर नहीं था, सवाल उन 2 सालों का योजनाओं का सामने जारी था, और ओल्ड पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसे एड्रेस दूसरे लोग नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन मदन जी इसी पर ही आपसे भी सवाल है, क्योंकि ऋतुराज जी आपसे भी जानना चाह रहे थे, ओपीएस स्कीम जो लेकर आए वहां पर कर्मचारियों को तो साथ लिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, इसका बेनिफिट अगर कांग्रेस को है तो नुकसान तो बीजेपी के लिए। नहीं श्वेता, देखिए हम लोग किस साधने और अपने फायदे के लिए काम नहीं करते, हम तो जनता के फायदे के लिए काम करते हैं। हमारी तो नीति अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए, गरीब को गणेश मान के कार्य किया जाता है। अब उसके अंदर जो भी आते हैं हम उनकी सबकी सेवा कर भाव से कार्य करते हैं। लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि कांग्रेस की तो रीति और नीति रही है, वो कभी जाति के नाम पे वोट मांगती है, कभी धर्म के नाम पे वोट मांगती है, कभी कर्मचारियों के नाम पे वोट मांगती है, कार्यों के नाम पे वोट नहीं मांगती। आप ये देखिए, ये वही कांग्रेस है। लेकिन मदन जी काम किया, कर्मचारियों के लिए फैसला लिया, तभी तो कर्मचारी साथ आएंगे। नहीं, अभी बात करना और इम्प्लीमेंट करना तो अलग है। एक रिएक्शन ठीक है, स्वप्निल जी एक रिएक्शन इसी पर, तो मैं मेरी बात एक रिएक्शन एक लाइन में, फिर ब्रेक पे जाना है। हाँ देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि हमने तो काम के नाम पर वोट मांगे, और काम के नाम पर महिलाओं से लेकर के समाज के सभी वर्ग, कर्मचारी हों चाहे छात्र हों, युवा हों, सबने हमें वोट दिया। अब ये किस जाति और किस धर्म की बात कर रहे हैं? चुनाव तो इन्होंने इस आधार पर लड़ा है, और चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के यहाँ तक अपनी उपलब्धियां बताने की जगह केवल पोलराइजेशन की राजनीति करने पर इन्होंने फोकस रखा, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाई। इसीलिए चुनाव हारेंगे, जनता ने पहले नकारा और फिर नकारेगी। चलिए, फोकस किसका किस पर था, और उस फोकस के तहत जो आप बात कर रहे हैं कि क्या उसी पर काम करने से फायदा मिला, क्या जनता के दिलों तक पहुंचे, और जनता का जो मन था वो क्या वोट के जरिए तब्दील हुआ कि नहीं, चर्चा उस पर भी जारी रखेंगे हम, क्योंकि हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी भी मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। किसकी बनेगी सरकार, इंतजार तो कुछ घंटों का जरूर है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक बड़ी टीम मौजूद है, और विजेंद्र सोलंकी मेरे को एंकर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, बेहद है, देखिए अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कराना भी बहुत कम होता है कि ऐसा मौका हमें मिलता हो। मेहमान तो हमारे साथ है, यही चर्चा हमने शुरू भी कर दी है, लेकिन जरूर चाहेंगे कि एक बार हमारी उस बड़ी टीम, धुरंधर टीम को भी इंट्रोड्यूस कराइए, जिनकी बदौलत ही फर्स्ट इंडिया फर्स्ट रहता है, जिनके जरिए खबर पहुंचाने पर हम सबसे पहले दिखा पाते हैं, और इसी
टीम की वजह से ही हम गारंटी दे रहे हैं पहले रुझान और पहले परिणाम की भी। बिल्कुल श्वेता, और इसलिए फक्र महसूस होता है इस टीम को इंट्रोड्यूस करने में और इस टीम के साथ काम करने में। तेजी से मैं आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराता हूं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ हैं, एसोसिएट एडिटर विमल जी हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ नरेश जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ योगी विकास हैं, डिम्पल हैं, ऐश्वर्या प्रधान हैं, पंकज जी हमारे साथ हैं, विकास हमारे साथ हैं, डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ हैं, भरत दीक्षित हमारे साथ हैं, सत्यनारायण जी हमारे साथ हैं, विनोद जी हैं, अभिषेक हैं, इसके अलावा नवीन हमारे साथ हैं और शिवेंद्र और तृप्ति हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम को शुरू करते हैं और श्वेता, पहला सवाल योगेश जी से लेते हैं क्योंकि योगेश जी को पूरा अनुभव है। योगेश जी, जिस तरीके का एग्जिट पोल आया है, राजस्थान में अमूमन ऐसा होता नहीं, तो आपको लग रहा है वाकई में कांटे की टक्कर रही इस बार के मुकाबले में? देखिए, ये बात सही है और खास तौर से कहा जा सकता है विजेंद्र की विलक्षण चुनाव, अद्भुत चुनाव और चौंकाने वाले परिणामों का ये चुनाव होगा। आपको कई दिग्गज चेहरे लुढ़कते हुए नजर आएंगे तो कई नए चेहरे चढ़ते हुए नजर आएंगे, जो इस चुनाव की विशेषता होगी जब परिणाम हमारे सामने होंगे। और स्वागत मैन जी का भी कर लेते हैं, बालमुकुंदाचार्य जी। बालमुकुंदाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर स्वागत है आपका। ठीक है योगेश जी, क्योंकि पैनल भी हमारे साथ है, उनसे कोई सवाल आप? इसके साथ ही विजेंद्र, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि हम यहाँ जयपुर संभाग के रिपोर्टर्स, जयपुर की पूरी हॉट टीम बैठी हुई है, लेकिन साथ ही अगर हम जोधपुर से राजीव गौड़ की बात करें, बीकानेर से लक्ष्मण राघव की बात करें, भंवर चारण की कोटा से बात करें, रवि कटारे की भरतपुर से बात करें, और साथ ही तमाम वो टीम, चाहे शुभम अजमेर से हो, उदयपुर से रवि शर्मा हो, इन सब की जो मेहनत थी और पूरे तमाम जो हमारे इन्फॉर्मर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, उन सब का इस चुनाव के अंदर जो एक कहा जाए कर्मठता के साथ जो योगदान है अपना आप में बहुत अहम है। और मैं, आपने जो पूछा एग्जिट पोल और इसको लेकर, एग्जिट पोल के बारे में बहुत ज़्यादा भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि एग्जिट पोल और राजस्थान का सट्टा बाजार दोनों में भी फर्क आ रहा है। मैंने ऐसा नहीं कि एग्जिट पोल जो कह रहा है वो सट्टा बाजार कह रहा है। सट्टा बाजार का राजस्थान में चाहे फलोदी का हो, चाहे सीकर का हो, और चाहे चूरू, और खास तौर से, और आजकल तो गुजरात से भी, राजकोट से भी सट्टा बाजार चलता है, तो उसका जो अलग अलग तरह के जो भविष्यवाणी आकलन है उसको भी एक तरह से कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल से अलग हटकर देख सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसा मैंने कहा 40 से 45 सीटें ऐसी जो कन्फ्यूजन वाली है, पजल्ड है, जहाँ पर रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, और कुछ सीटों पर कांटे का मुकाबला है बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में। अगर पोलराइजेशन हुआ, अगर हिंदू वोट का पोलराइजेशन हुआ, नरेंद्र मोदी के रोड शो का असर हुआ, तो आप मानिए कि थम्पिंग मेजोरिटी बीजेपी की दिखेगी। अगर पोलराइजेशन नहीं हुआ और अशोक गहलोत की नीतियों के पक्ष में अंडर करंट हुआ तो कांग्रेस के पक्ष में दिखेगी। श्वेता के साथ एक अच्छा पैनल भी मौजूद है, उनसे कोई सवाल आप? देखिए, तीनों ही बहुत मूर्धन है और मेरा महाराज साहब से सवाल है, जो मैंने लास्ट बात की है, नरेंद्र मोदी का जयपुर में रोड शो होता है, उससे पहले इनके चेहरे को लाया जाता है जयपुर हेरिटेज के अंदर। इनका चेहरा मतलब एक हिंदुत्व भगवा वेशधारी एक संत को जयपुर से चुनाव लड़ाया जाता है। केवल एक सीट के लिए नहीं लड़ाया जा रहा, एक मैसेज देने के लिए पूरे राजस्थान की हर सीट पर कि हमने एक भगवा वेशधारी महंत को, एक ऐसी पीठ के महंत को जो भगवान हनुमान जी को पूजते हो, उस पीठ के महंत को चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि इसका एक संदेश रहेगा पूरे हिंदू वर्ग के बीच? ठीक है, आपसे सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर कोई चार दीवारी में रोड शो करते नजर नहीं आए, तो माने कि ये बालमुकुंदाचार्य का मैजिक था कि प्रधानमंत्री आ गए, और उसका संदेश क्या? प्रधानमंत्री जी अपने आप में स्वयं मैजिक हैं, और उनका जो आभा मंडल है, जो ओरा है, काम करने का तरीका और जो विज़न है, पूरा देश ही नहीं अपितु दुनिया मानती है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो परिवर्तन हुआ है पूरे देश में, और सबका साथ और सबका विश्वास जीतकर सबका विकास का जो विज़न है वो काम कर रहा है बिना किसी भेदभाव के। और जिस प्रकार से कुछ सरकारें कांग्रेस की हो या अन्य हों, भारतीय जनता पार्टी के अलावा, जो तुष्टिकंड की राजनीति करते हैं, वो समान रूप से सबके लिए काम करते हैं। तो जो उनका विज़न है, उस विज़न पर, उस चेहरे पर संपूर्ण भारतवर्ष के मतदाता उनसे प्रेरित हैं और उनके
आभा मंडल को देखते 100% उनके काम और उनके विजन को देखते हुए मत करते ही करते, इसमें कतई कोई विचार नहीं। बाल मुकुंदाचार्य जी, एक सवाल विजेंद्र मेरा भी रहेगा, क्योंकि हवा महल सीट या हम परकोटे की जब बात करते हैं तो वहाँ के जो वोटर्स है वो अलग ही सोच रखता है, अलग ही वहाँ के मुद्दे हमेशा से रहे हैं, और इसलिए बीजेपी को बहुत मुश्किल वहाँ पर जीत दर्ज कराना या परचम लहराना रहा है। और ऐसे में जब आपका नाम वहाँ से आया, या फिर हम आदर्श नगर या हम किशन पोल की बात करें, जब कैंडिडेट का बीजेपी से नाम आया तो शुरुआती तौर से लग रहा था कि मुश्किल है, लेकिन आपके जो मुद्दे थे, आपको लगता है कि वहाँ के वोटर्स इस बार बदलाव करेंगे? वो मुद्दे जिनकी बात नहीं होती थी कम से कम हवा महल सीट पर, उन मुद्दों पर वोट दिया गया होगा और तस्वीर हवा महल की बदलेगी इस बार परिणामों में अगर देखें तो? मैंने पिछले जो 5 साल में अनुभव किया और पिछले 1 साल में जिस प्रकार से मैंने काम किया, मेरा कोई चुनाव या राजनीति से इस बारे में कोई योजना और चर्चा भी नहीं थी। आप लोगों ने मुझे आपके चैनल पर अन्य जगह देखा होगा। मैं मेरे कार्य को लेकर काम कर रहा था। जो मेरा मिशन था कि हमारे सनातन के जो स्थान है, धर्म स्थल हैं, वो बचने चाहिए और हमारा सनातनी हिंदू समाज वहाँ से पलायन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या कारण बन रहा है कि सनातनी लोग पलायन कर रहे हैं तेज गति से? जो करोड़ों का मकान है वो 20-25 लाख में बिकाऊ है, रातों रात बेचा जा रहा है, तेज गति से भाग रहे हैं। तो ये सारे विषय, ये सारा कार्य जो चल रहा था उस पर मेरा आना जाना था, और मेरा सिर्फ हवा महल ही नहीं, आदर्श नगर और किशन पोल विधानसभा में मेरा आवागमन रहा। सिविल लाइन में भी मैं कई बार आया हूँ, वहाँ भी कई मंदिरों को कब्जा किया गया है, कई मंदिरों को इधर उधर किया है, लेकिन मेरा परकोटे पर विशेष ध्यान था। तो मैंने ये अनुभव किया कि पीड़ा है, वहाँ तकलीफ है, और वहाँ लोग जा क्यों रहे हैं? क्योंकि व्यापार नहीं है, व्यापार चौपट हो चुका है और इतना जाम है, इतनी समस्या है वहाँ जाम की कि लोग परकोटे में जाने से पहले घबराता है और वो देखता है कि मैं घुस तो गया, निकलूंगा कब। पर्यटन बिल्कुल खत्म हो गया और सनातनी लोग तेज गति से डर के मारे, भय के मारे छोड़कर भाग रहे हैं। धर्मस्थल खाली पड़े हैं, उन्हें कूड़ा घर, कचरा घर बनाया जा रहा है, उनको खंडित किया जा रहा है, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो ये समस्याएं तो थी। साथ में विकास के नाम पे आप मीडिया के अलावा आप जहां जाकर खुद देखते होंगे, हो सकता है आपकी मर्यादा आप नहीं बताते हो। आप सही मायने बताओ, तारों का जाल पूरे शहर में ऊपर छत पे इधर उधर लटके हैं, पूरा शहर तारों के जाल है, और करोड़ों अरबों रुपया जब विकास का आया है और ये दिखाते हैं विज्ञापन में, करोड़ों अरबों रुपए गहलोत जी की हमने ये किया, वो विज्ञापन में दिखाते हैं। स्थिति क्या है वहाँ, किस खड्डे में गिर जाओ, कौन से सिविल लाइन खुला है, कौन नाली का पानी बाहर बह रहा है, ये सब पर पता नहीं है। शहर की जो दशा दुर्दशा कर दी गई है, ये पीड़ा है में, जिसे अपराकाशी कहते थे, जिसे लंदन कहते थे, जिसे पेरिस कहते थे, उस शहर का जो दर्जा था क्या कर दिया? शहर में लोग रहने को तैयार नहीं। ये इसी आधार पर बाल मुकुंदाचार्य जी, ये मुद्दे थे जनता के बीच में आप गए, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी सहयोगी और सबके पास कहीं ना कहीं कुछ सवाल है जो आपसे भी जानना चाहते होंगे, बीजेपी और कांग्रेस से भी, और उसके लिए मैं चाहूंगी कि बाल मुकुंदाचार्य जी आप पोडियम में आए और विजेंद्र, क्योंकि कुछ सहयोगी हमारे संभागवार भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख लक्ष्मण राघव का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण भाई, हम आपको यहाँ प्रोग्राम का हिस्सा यहाँ से बनाना चाहते थे, लेकिन कल आपकी वहाँ बहुत ज्यादा जरूरत, इसलिए हम आपको वहीं से जोड़ रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, जरा अपना सवाल बताइए किससे, और साथ में वहां की जो हवा बह रही है उसके बारे में भी बताइए। देखिए विजेंद्र, बीकानेर संभाग में आप जानते हैं 24 विधानसभा सीटें हैं, 23 पर चुनाव हो रहा है। जहां तक बयार की बात है, ऐसा माना जा रहा है, एग्जिट पोल चाहे जो कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जो कह रही है, ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस को पिछली बार की तुलना में नुकसान होगा। पिछली बार के यदि हम आंकड़ों पर जाएं तो कांग्रेस को 24 में से 11 सीटें मिली थी और 10 पर भाजपा जीती थी, 2 पर सीपीएम जीती थी और 1 पर निर्दलीय जीता था। तो हालांकि इस बार चुनाव 23 सीटों पर हुए। आपको ध्यान होगा कर्णपुर में गुरमीत सिंह कुनर का निधन होने के चलते चुनाव नहीं हुए। सवाल वही है, जिस तरह से बात हो रही है विजेंद्र, लगातार आप देखेंगे इस डिस्कशन में भी भाजपा कि जो प्रत्याशी अभी जो महाराज मौजूद हैं वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मंदिरों की बात कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या राजस्थान का ये चुनाव पूरी तरह से केवल इसी मुद्दे पर लड़ा गया है? बाल मुकुंदाचार्य जी, आपसे सवाल लक्ष्मण कर रहे हैं बीकानेर से कि क्या राजस्थान में पूरा चुनाव हिंदुत्व, मंदिर, इन्हीं मुद्दों पर ही लड़ा गया है? सिर्फ हवा महल की बात नहीं कर रहे, पूरे राजस्थान के लिए सवाल है। ये तो मेरा मिशन था और मैंने इस पर काम किया और लोगों को अवगत कराया
मेरी स्वयं की सोशल मीडिया अकाउंट से, और मीडिया वालों ने सहयोग किया। 1.5 से पौने 2 करोड़ लोगों ने इसको देखा कि जयपुर में अपरा काशी जिसे कहते हैं उसमें क्या हाल हो चुका है, किस प्रकार से जयपुर में लोग पलायन को हैं, किस प्रकार से वहाँ सनातनियों को पीड़ित हैं वो लोग परेशान किया जा रहा है, ये तो मैंने बताया है। बात यह है, ये भी मुद्दा है, क्यों नहीं मुद्दा है, बात यह है कि वहाँ पर विकास के नाम पर कोई परकोटे में आकर देखे, वो स्वयं एनालिसिस करे और हमें बताए कि मैं सत्य बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। क्या स्थिति है परकोटे, किसी गली में घुस के बताए क्या स्थिति है परकोटे की। मैं सभी विधानसभाओं की बात कर रहा हूँ, होमेल की नहीं कर रहा। शहर की जो दुर्दशा की उसके जिम्मेदार कौन है, और ये दुर्दशा 5 साल में सबसे ज्यादा हुई है। लेकिन बालमुकुंदाचार्य जी, लक्ष्मण राघव जो सवाल पूछना चाह रहे हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को आपने टिकट नहीं दिया, सबका साथ सबका विकास में टिकट देने वाला मैं कौन होता हूं? प्रथम बात, टिकट देने वाला मैं कौन होता हूं? मुझे किसी ने दिया है, तो ये सवाल उनसे करें। दूसरा, पार्टी का अपना ये कार्य है, वो किसको दें किसको नहीं दें ये उनका अपना सोच है, और किस कारण से जीतने वाला होगा तो देंगे। बाकी आप कह रहे हो तो हमारे तो बहुत सारे मुस्लिम कार्यकर्ता, बहुत सारे संगठन काम करते ही है ना। भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं वो, और मोदी जी तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और निरंतर वही काम सबके लिए करते हैं। जीता जागता प्रमाण है 3 तलाक। बिल्कुल, बीजेपी को लेकर तो आप बात रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भी मौका दिया। और इस वक्त हमारे साथ पुष्पेन भारद्वाज भी आ चुके हैं। पुष्पेन जी, आपका भी स्वागत है। सांगानेर से प्रत्याशी लगातार, और कहा भी जाता है विजेंद्र इनके लिए कि 5 साल लगातार सक्रिय रहे और अभी भी पैरों की पट्टियां खुली नहीं है। बिल्कुल, बिना पट्टी के भी रह रहे हैं, और यहाँ भी छोड़ रखा है हमने। देखिए, तो यानी कोई किसी से कम नहीं है प्रचार प्रसार में भी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जनता के पास जाकर वोट मांगे, मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी है। मैंने तो इसलिए छोड़ी है कि मैं नंगे पांव देवतुल्य मतदाता के घर घर जा रहा हूं, और वहां की सनी कीचड़, रोड टूटी फूटी, सिविल लाइन खुली, इन्हें मैं स्वयं सनना चाहता हूं, ताकि वो समस्या हमारे दिल और दिमाग पे रहे और हम निवारण कर सकें, जो 5 साल में हुई नहीं। चलिए, अगर दर्द महसूस करके उस दर्द का निवारण जल्दी हो तो मुझे लगता है कि सभी को दर्द महसूस करना चाहिए। सवाल ले लेते हैं। पंकज जी, आपका सवाल किससे? मेरा सवाल स्वर्णिम जी आपसे है। आपने कहा कि सरकार के कामकाज बहुत अच्छे रहे और किसी तरह का माहौल कोई देखने को नहीं मिला सरकार के खिलाफ, लेकिन जो एग्जिट पोल ने जो कारण बताए कांग्रेस को वोट डलने के या बीजेपी को वोट डलने में, उसमें सबसे बड़ा कारण 32% मतदाताओं ने ही बताया कि एंटी इनकम्पेंसी के कारण मतदाताओं ने कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को वोट डाला। स्वर्णिम जी सवाल लेंगे, लेकिन मुख्य निर्वाचन सवाल आपसे जरूर रहेगा, क्योंकि हमारे साथ प्रत्याशी भी हैं, कुछ और मेहमान भी आ चुके हैं और उन्हें भी हम यहाँ पर बुलाएंगे। लेकिन आपने 1952 से जिक्र किया कि किस तरह से राजस्थान में बदलाव देखने को मिले चुनावों में। एग्जिट पोल आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, प्रत्याशी यहाँ पर जो दावे कर रहे हैं और जो मुद्दों को लेकर बात की जा रही है। आपने अभी कहा था कि जो 2 साल सरकार की योजनाएं थी वो ज्यादा अहम रही है बजाय की गारंटी के, लेकिन बीजेपी के जो मुद्दे रहे हैं वो कितने भारी पड़े इस पर, या बराबर की टक्कर? देखिए, हिंदुत्व मुद्दा पहली बार नहीं है चुनाव में। 1952 के अगर आप पोस्टर देखेंगे तो उसमें भी हिंदुत्व एक मुद्दा हुआ करता था, दैदेन जनसंघ का। प्रश्न ये है कि जब कोई आंधी नहीं है, और इस बार हम कह सकते हैं कोई आंधी नहीं है, तो कोई एक मुद्दा चुनाव को निर्धारित नहीं करता। 1972 में कांग्रेस इसलिए जीती थी कि हमने बांग्लादेश की लड़ाई जीती थी। 1980 में एंटी इनकम्पेंसी, 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव जीते गए थे। 1970 में इमरजेंसी के विरोध में एक तरफा चुनाव गए थे, तब बाकी सब मुद्दे गौण हो गए थे। राम मंदिर के मुद्दे पर भी एक चुनाव हुआ, बाकी मुद्दे पर। इस बार हिंदुत्व मुद्दा है, पर हिंदुत्व अकेला मुद्दा नहीं है। और शहरों के अलावा या जहां पर सिर्फ स्पष्ट मुस्लिम कैंडिडेट हैं, इसके अलावा कहीं भी राजस्थान में हिंदुत्व मुद्दा नहीं है। मुद्दा और अन्य मुद्दे कई जगह हिंदुत्व के मुद्दे पर भारी हैं, और खास तौर पर 2 इस बार जो चुनाव में गलती हुई है, वो चुनाव बीजेपी में कोई मुख्यमंत्री बनाम अशोक गहलोत नहीं था, बल्कि नरेंद्र मोदी बनाम अशोक गहलोत चुनाव हुआ है, और उसी की तरह दिशा में ये चुनाव पूरा जा रहा है। बहुत शुक्रिया है कि जैन साहब आपका जो आपने बात रखी। मेरे भी सवाल था, 1 मिनट सर, पंकज जी का सवाल था। स्वर्णिम जी, मेरा आपसे सवाल था, जो एंटी इनकम्पेंसी की बात की जा रही थी कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा मतदान हुआ है वो सत्ता के विरुद्ध माहौल को देखते हुए हुआ है, यानी कांग्रेस के विरुद्ध जो वोट गिरा है वो सत्ता के विरुद्ध हुआ है।
देखिए पंकज जी, एक स्पष्ट बात मैं बताना चाहता हूँ। जो पूरा चुनाव हुआ वो चुनाव हुआ दो बातों को लेकर के कि एक तरफ केंद्र की सरकार थी जो किसी भी प्रकार की राहत या काम करने में या कोई राजस्थान को सौगात देने में नाकाम रही, और जो महंगाई का बोझ, बेरोजगारी का बोझ जो केंद्र सरकार ने डाला उससे हमने राहत दी। हमारी सारी स्कीम वो थी जो केंद्र सरकार द्वारा जनित महंगाई से बचाने के लिए थी। तो वोट आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब हमारे विरुद्ध कोई मुद्दा मिलता और भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बना करके सड़क पर उतर सकने में सक्षम होती। पूरे 5 साल तक जब मुद्दा नहीं मिला, इसका मतलब यह था एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और वोट डाला है हमारे काम पर, जो काम हमने केंद्र सरकार ने जो बोझ डाला उससे बचाने के लिए किया, राहत देने के लिए किया, मिनिमम इनकम गारंटी दी, उसको लेकर के वोट डाला है। चलिए ठीक है दावे, लेकिन देखिए जनता ने वोट डाला, आप ये मान रहे हैं और ऐसे में जीत भी मान रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिए कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस तब तक होना चाहिए जब तक कि परिणाम क्लियर नहीं हो जाते हैं। लेकिन चर्चा इसलिए भी जरूरी होती है कि आखिर कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ पर भारी पड़े। बहरहाल क्योंकि संभागवार भी हमारे सहयोगी विजेंद्र जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भरतपुर से हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए और अजमेर से हमारे साथ शुभम जुड़ गए। शुभम, सवाल बताइए, किससे सवाल है आपका और क्या सवाल है? जी देखिए विजेंद्र, मेरा पहला सवाल तो कांग्रेस से है, क्योंकि कांग्रेस अपने कामों को लेकर के आई थी, लेकिन जब कांग्रेस की प्रेस वार्ता अजमेर और आसपास के जिलों में हुई थी तो जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता थे वो उन जवाबों को नहीं दे पाए थे, चाहे वो चिरंजीवी की बात हो या फिर और अन्य योजनाओं की बात हो, क्योंकि उनका इम्प्लीमेंटेशन जो था उसको लेकर के सवाल किया था तो कहीं ना कहीं पत्रकारों पर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे। तो मेरा सवाल ये है कि जो काम किए हैं, जब उनकी बात की जा रही है तो उनके जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? ठीक है अमीन जी, सवाल अजमेर से है, मेरे सहयोगी शुभम है, वो पूछ रहे हैं कि यहाँ जब प्रेस वार्ता करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता आए तो उनसे जब पूछा गया कि काम क्या किया गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिए। वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई जब काम किए हैं तो प्रचार के दौरान जवाब देने में समस्या कहाँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कोई ना कोई क्वेश्चन ओवरलैप हो जाता है जी। कांग्रेस के हर एक प्रवक्ता ने ये खुलकर कहा है कि राजस्थान में जो सरकार ने काम किए उसका अंडर करंट इस इलेक्शन में दिख रहा है। आपको देखने को मिलेगा कल जो परिणाम आएंगे, जो पिछले 4-5 महीने में जो ड्रास्टिकल परिवर्तन हुआ है वो अंडर करंट आपको इसलिए देखने को मिलेगा कि महिलाओं ने, नौजवानों ने, बेरोजगारों ने, सब ने बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और भारी मात्रा में कांग्रेस के जहां भी जितने भी उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में मतदान किया है। ये आप कल देख लीजिएगा। ठीक है अमीन जी, आप दावे कर रहे हैं और क्योंकि हमारे साथ दो और अहम चेहरे हैं और जो कि प्रत्याशी भी, सिविल लाइन से गोपाल शर्मा जी हैं, रवि नेयर जी भी हमारे साथ हैं, बेहद अहम सीट आदर्श नगर। बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। रवि नेयर जी, आपसे ही सवाल रहेगा। सर, मुद्दों की जब बात होती है तो इस बार ये जो परकोटे की सीट थी वो बेहद अहम थी और अहम चेहरे यहाँ पर होते, फिर बाल मुकुंदाचार्य जी की बात करें या फिर आपकी बात करें, टक्कर कितनी जबरदस्त आप मानते हैं? एग्जिट पोल को देख लें, आप लोगों के प्रचार को देख लें, वहां की जनता को, क्योंकि लगातार वहां पर सक्रिय रहे, अब तो कल परिणाम का दिन है, कितनी उम्मीद है आपको कि जो अब तक नहीं हुआ उन सीटों में वो अब होगा और अब परिवर्तन होगा? देखिए, भारी जोश था मतदाताओं के अंदर और जनता बदलाव चाहती थी। मैंने कई चुनाव जयपुर में देखे, मैंने पहली बार देखा कि जनता चुनाव लड़ रही थी इस बार, और मैं प्रत्याशी हूं। मैंने ये खुद अनुभव किया कि मेरे से ज़्यादा जनता ने प्रचार किया, क्योंकि जनता बदलाव चाहती थी। जयपुर शहर के परकोटे के अंदर जो स्थिति रही, सभी भली भांति जानते हैं, आप भी परकोटे के अंदर जयपुर में ही रहते हैं, और बाहर सिवाय पट्टी लगने के और कोई काम नहीं हुआ। और दूसरा, तुष्टिकरण, काम नाम की कोई चीज नहीं, बस कंधों पे हाथ रख के बस मंत्र देते देते 5 साल निकल गए। और सरकार के मंत्री और विधायक आपस में कबड्डी खेलते रहे, कभी मानेसर, कभी जैसलमेर, कभी फेयरमाउंट, और मंत्री और मुख्यमंत्री एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे और बहुत सारी चीज, युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, बच्चियों के टुकड़े टुकड़े करके कर दिए गए, 3 लाख रोजगार दिए, 3 लाख नौकरियां, 3 लाख नौकरियां जो
2014 से बर्बाद 14 से लेकर और अब तक 2 करोड़ नौकरियों पेपर लीक की बात जो हो रही मेरे थी ख्याल में वो आज तक गायब है। पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी नौकरी नहीं दे पाए। युवा जो पूरे जयपुर देश में का नौजवान किसी से आज बस का मोदी किराया जी की उधार तरफ लेके देख रहा आया। है। जब वो बस स्टैंड पे उतरा तो उसको पता चल गया कि उसका पेपर लीक हो गया। तो आप अंदाजा लगा लो, एक को 50 लाख, एक को 5 लाख। फोकस के सवाल उनके ही जवाब लें तो ज्यादा अच्छा। और ये मुझे लगता है राजस्थान के इतिहास में पहली बार भी हो रहा है कि आप देखिए आपके पैनल के अंदर पांचों के पांचों प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, वो भी तब जब एक दिन बाद परिणाम यहाँ पर आने। बिल्कुल, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी से सवाल लेते हैं सर। मेरा सवाल सीधे तौर पर गोपाल जी वैसा से, और मैं इस समय जो पैनल देख रहा हूँ, मेरे को ये दोनों शख्सियत जो पास में खड़ी हैं, रवि नैयर और गोपाल जी की बात करें तो दोनों बहुत पुराने संघर्ष के साथी हैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ। अभी वैसे एक सवाल ये था बीच में कि मुद्दा हिंदुत्व बनाम बाकी मुद्दों को कहा गया, तो हिंदुत्व तो मेरे ख्याल से एक सतत मुद्दा है जिसको एक ऐसा नहीं कह सकते, प्रासंगिकता उसकी ऐसी कि हर बार कम हो जाती। हिंदुत्व को लेकर भाजपा का एक सतत मुद्दा चलता रहा। इन चुनावों में अगर हम इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो इन चुनावों में भाजपा कौन से ऐसे मुद्दे थे, खासकर जैसे पेपर लीक की अभी बात की जा रही थी, दुष्कर्म की बात अभी बाल मुकुंदाचार्य जी कह रहे थे, तमाम और बातें हो रही थी, ऐसे कौन से मुद्दे प्रभावी थे जिनको लेकर आप जनता के बीच में गए? और आप तो मेरे को अभी अच्छी तरह ध्यान आ रहा है जब प्रताप सिंह खाचरियावास अगर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे तो आप एक बतौर पत्रकार आपने पूरा वो उनकी शैली को देखा, तो उस सबको देखते हुए आप कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको आप जनता के बीच में लेके गए और जिनका परिणाम कल उसका फलित कल देखने को मिल सकता है? ये जो चुनाव हुए, ये चुनाव व्यक्ति और पार्टी के ऊपर अगर हम देखें तो हम ठीक से चुनाव को समझ नहीं पाएंगे। जैसे आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ दें, टीचर्स पढ़ाना छोड़ दें, वकील एडवोकेसी छोड़ दें, तो वो क्यों किया? क्या उनको बेरोजगार करने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए? ऐसा नहीं होता है। कहीं घर में आग लग जाए तो हम कहेंगे कि वो तो 10वीं की परीक्षा दे रहा था, क्यों बीच में उठ के आ गया? वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो यह जो चुनाव है यह किसी मुद्दे पर आधारित नहीं होके, किसी मुद्दों पर आधारित नहीं होके, सिर्फ एक विषय के ऊपर आधारित था कि मनु वैष्णव एक होकर उसको धारदार हथियारों से काट दिया जाए और 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिले, और आपसी लड़ाई के अंदर एक आदमी को 50 लाख का मुआवजा देने के लिए उसके घर पहुंच बड़ी झूठ। आप गूगल करिए, चीज का था। आप गूगल करिए, हर व्यक्ति गूगल करे। मैंने पता करने की कोशिश की। कन्हैया लाल को 50 लाख इसी सरकार ने दिए थे। गूगल करिए, कन्हैया लाल गूगल करिए। मैं कह रहा हूँ ये भ्रमित प्रचार, इस भ्रमित प्रचार का आपको कल परिणाम देखने को मिलेंगे। कन्हैया लाल परिणाम कल देखने को मिलेंगे। आज की जनता, आप लोगों ने राजस्थान में मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की है। अरे भैया, जिनको चाहूंगा सवाल तो यही चलेगा। सुनिए गोपाल जी, लेकिन यहाँ पे जाना था वो पाकिस्तान चले गए, अब तो यहीं रहेंगे, यहीं रहकर आप यहीं राज करेंगे। अगर आप जाना रहेगा नाम लिया है, हमें नहीं जाना पाकिस्तान। अमीन जी, गोपाल जी, बिल्कुल देखिए आप लोगों की जवाब तो सुनिए। लेकिन अगर भेदभाव होगा, की बात करी इन्होंने, सुनिए, सनातन की बात कर रहे थे। जब मुगलों ने 300 साल राज कर लिया, जब भी सनातन को कोई खतरा नहीं हुआ, अब कहां से खतरा आ गया सनातन को? नहीं तो ये झूठा खतरा कैसे प्रचार करते हैं? झूठी बातें करके झूठे इंजन। मोदी जी पौने 2 घंटे किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में आना पड़ा। अपना सवाल के साथ काम जो किया ना, उसका जवाब देने के लिए मोदी जी को। रवि, अपना सवाल कीजिए, किससे सवाल है आपका? बात तो सुनिए, कन्हैया लाल की बात कर रहा हूँ। रवि, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? अशोक गहलोत जी को आना पड़ा। आप गूगल करिए, आप झूठ के इंजन हैं। आप कोटा का रुख कर लेते हैं। भंवर हमारे साथ जुड़े। भंवर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल कीजिए। हमारे साथ एक बेहद खास पैनल मौजूद है। सवाल पूछिए, किनसे क्या सवाल है आपका?
उन्होंने आवाज उठाई है। झूठ बोलते हैं आप लोग। 50 लाख रुपए मिले हैं, आप देखिए, गूगल करिए, आपकी नॉलेज बढ़ा इससे रहा पहले हूं। मेरे साथ कोटा के 2 युवा नेता हैं जो कि बीजेपी और कांग्रेस बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ विजय सिंह राजू हैं जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के यूथ के सेक्रेटरी हैं, और साथ में बीजेपी के नेता चंदन सिंह शक्तावत है। तो हाड़ौती को लेकर कांग्रेस बीजेपी के क्या दावे हैं, पहले वो तस्वीर मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश कर लूं। पहले मैं आपको बीजेपी जुड़े चंदन सिंह जी के पास ले जाता हूं। कल रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले बीजेपी क्या सोचती है, कितनी सीटें? नमस्कार साहब, बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। हम तो यही मान रहे हैं कि हाड़ौती में 17 सीटें हैं, 17 में से 17 ही बीजेपी जीतेगी। लेकिन विजय सिंह राजू, आपसे ही पूछना चाहता हूं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अभी हमारे स्टूडियो में भी बात हो रही थी, क्या काट रही कांग्रेस की इसके पास, कितना कामयाब हो पाएगी कांग्रेस हाड़ौती? देखिए, कांग्रेस तो विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है, और जो गहलोत साहब की योजनाएं थी, वो जो विकास है, उस विकास के नाम पे हम राजस्थान में चुनाव लड़े। हाड़ौती में हम लोगों ने आदरणीय शांति धारीवाल साहब ने जो विकास कराया था, उस विकास पे चुनाव लड़े हैं। तो मेरा जो अनुमान है और जनता का जो इस बार रुझान रहा है, हम लोग 17 की 17 सीटें हम लोग कांग्रेस से यहाँ निकाल रहे हैं। तो देखिए विजेंद्र, यहाँ तो 17 की 17 सीटें जीतने के दावे दोनों ही दल कर रहे हैं, लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछने के लिए कहा था। मेरा सवाल कांग्रेस के जो साथी स्टूडियो में मौजूद है उनसे इस वक्त रहेगा, और मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी जिस तरह से पूरे चुनाव को हिंदुत्व की पिच तक लेकर के गई, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद आधा 1% वोटर ने साइलेंटली हिंदुत्व के नाम पर कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में मत दिया है, तो कांग्रेस के पास इस हिंदुत्व के मुद्दे की क्या काट रही इन चुनाव में? आंदोलन किए थे, क्या लगता है युवा पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जाएगा, या कांग्रेस ने जो काम किए उनके साथ जाएगा, अशोक गहलोत के साथ खड़ा होगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आप खुद विश्वविद्यालय की राजनीति से आए, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, तो क्या लगता है? पुष्पेंद्र जी, एक बहुत अच्छा सवाल किया हमारे योगेश जी मित्र, हमारे भाई। पुष्पेंद्र जी, एक सेकंड। देखो, ऐसा मैं मंचों पे इसीलिए नहीं आता क्योंकि हिंदू मुसलमानों की बातें चालू हो जाती है। मेरे को मेरे परम मित्रों में से एक योगेश जी ने इन्होंने फोन किया कि आपको आना है, विनोद जी ने फोन किया। सही बात, वरना जहाँ हिंदू मुसलमान की बात चल पड़ती है, हम तो आना ही पसंद नहीं हमारे करते, मुद्दे गौण हो जाते हैं, क्योंकि जो आदमी बेसिक मुद्दे ये वो नहीं गौण हो देखता। जाते हैं। ये सही कह रहे हैं। ये आके मनुवाद की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। मैंने हमेशा, 1 मिनट, मैं नहीं बोला आपके सनातन मिटाने की मेरी बात सुनिए। सनातन को कोई नहीं मिटा सकता, कीड़ा मकोड़ा आप ही मैं कह रहा हूँ। आप सनातन को कोई मिटा नहीं सकता हिंदुस्तान से। जो ये गलतफहमी पाल रहे ना लोग, सवाल किस पे जवाब जी, सवाल पुष्पेंद्र जी से है। पुष्पेंद्र जी बोलेंगे, सबको मौका मिल गया था, अभी सब शांति रख लें। पुष्पेंद्र जी का जवाब योगेश जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ रहता है, हम भी युवा हैं। जो भी पिछले दिनों पेपर लीक और पेपर कांड के जो घटनाएं हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, निश्चित तौर पे युवाओं में इसका दुष्प्रभाव फैला है। लेकिन साथ ही माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने युवाओं को लेकर जो रोजगार सृजित किए, जितनी नौकरियां सृजित की, पिछले आप 15 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, जितनी स्टेट सर्विसेज में जो नौकरियां दी गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उस अनुपात में तो केंद्र ने जो वादे किए थे वो कहीं गौण है, दूर दूर तक नजर नहीं आते। केंद्र के 2 करोड़ रोजगार देने के वादे और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने जो माननीय अशोक गहलोत जी ने जो नौकरियां दी है, तो निश्चित तौर पे हालांकि युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात हुआ है। साथ ही इस प्रदेश के अंदर जो कानून लाया गया, जो इस तरह की हरकतें करेंगे भविष्य में उनके साथ में क्या होगा, निश्चित तौर पे कानूनों के माध्यम से उन पर लगाम लगाई जा सकती थी, जो यहाँ की कैबिनेट ने बखूबी निभाया। और आने वाले वक्त के अंदर जो युवाओं की सुनेगी वो सरकार आएगी, जो यहाँ के सर्विस क्लास जो तबका है उसकी सुनेगी वो सरकार आएगी, महिलाओं की सुनेगी वो सरकार आएगी। और आप देख लीजिए, इस बार इतिहास बदलने जा रहा, और सनातन की बात करते हैं ये लोग, ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये श्री राम जी की बात करते हैं, इन सब ये सारी चीजें हमें ही मौजूद है, इनसे ज्यादा सनातनी है। ये जितने लोग यहाँ बैठे, ये जितने मैं लिखित में कह सकता हूँ, अपने जीवन में जितनी बार ये जितने हमारे बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, ये अपने जीवन में जितनी बार मंदिरों में गए होंगे, भजन संध्याओं में गए होंगे, जीवन में उतना मैं पिछले 10 साल में जा चुका हूँ। अच्छी बात है पुष्पेंद्र जी, लेकिन ये बात करना गलत तो नहीं है। लेकिन इसको चुनावी मुद्दा बना के चुनावी दबोच करके पुष्पेंद्र भारद्वाज जी हर बार करते हैं वो गलत है। जी, सनातन हिंदू इसकी बात करना गलत नहीं है, लेकिन कांग्रेस ये बोलते हैं इन बातों से कांग्रेस को दिक्कत होती है। कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है, इनको क्या कोई दिक्कत नहीं होती है। हम हर दिन मैं तिलक लगा रहा हूँ पिछले 20 साल से, ठीक है ना, भगवाई तिलक का मेरा, क्योंकि बड़ा पैनल हमारे साथ, एक बार सबके सवाल ले लेते हैं। अपना लो। मेरा एक साथ 5 से सवाल है। सबसे पहले गोपाल जी भाई साहब से सवाल पूछूंगा कि सांगानेर में थाको गोपाल
बहुत मशहूर था। पुष्पेंद्र जी आपके पास में, सिविल लाइंस चले गए, कितनी कठिनाई हुई। रवि नैयर साहब से पूछूंगा कि आपके पास में मदद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी सरीखे लोग या दूसरे कई दिग्गज थे, वो थे, उनका कितना सहयोग मिले। बाल मुकुंदा, अजय पाल सिंह जी भी थे, बिल्कुल। बाल मुकुंदाचार्य जी मेरे पास में है, इनसे ये पूछूंगा कि सामने आर तिवाड़ी थे, ये भी ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, तो वहां पर वोट जो है उसकी बात आती है। और यहाँ अमीन कागजी साहब से मेरा एक सवाल है कि ज्योति खंडेलवाल जो आपके सामने लड़ने की चर्चा चली थी, अचानक से चंद्रमोहन बंटवाड़ा आ गए, तो ज्योति खंडेलवाल, मोहनलाल गुप्ता ये बीजेपी में तैयारी कर रहे होंगे स्वाभाविक तौर पर, लेकिन आपके लिए कितना घातक साबित हुआ। और पुष्पेंद्र भाई आप भी हाथों हाथ बता दीजिएगा कि भजनलाल शर्मा जो हैं वो भरतपुर से रहने वाले थे, और आप भी ब्राह्मण और वो भी ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण, और आपने पूरे चुनाव को व्यक्ति पर लाकर ठहरा दिया, भजनलाल वर्सेज पुष्पेंद्र, ना कि कांग्रेस बीजेपी। सभी से अगर एक एक लाइन का उत्तर सभी से मिलेगा तो दर्शक ये जानना भी चाहते हैं। बिल्कुल, पुष्पेंद्र जी शुरुआत आपसे ही करते हैं, लेकिन एक एक लाइन में। जो मेरे पास जो आपका सवाल है भजनलाल जी वर्सेज पुष्पेंद्र, तो मैं तो यही चाहता हूँ, ये हमारा जो चुनाव है ये योगी जी मोदी जी का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव नहीं है, ये हमारा स्थानीय चुनाव है, राजस्थान के विकास का चुनाव है, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की दशा और दिशा का चुनाव है। तो मैं यही चाहता था कि कौन उनके पास 2 मिनट में हाजिर है, कौन उनके पास में 20 घंटे तक भी हाजिर नहीं, कौन आम जनता के लिए 2 किलोमीटर में हाजिर है, कौन आम जनता के लिए 200 किलोमीटर दूर हाजिर है। तो फर्क जनता ने समझा है और इस बार इतिहास रचा जाएगा हमारे साथ। ठीक है अमीन जी, सवाल का जवाब। बात ये करी है इन्होंने, ज्योति जी वो है जिसको इसी कांग्रेस पार्टी ने प्रथम महिला बनी, जयपुर की मेयर बनी, कांग्रेस पार्टी ने ये उनको दिया, लोकसभा का इलेक्शन लड़ाया, उनकी पहचान अगर कोई है तो कांग्रेस थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनको एक मकड़जाल में फंसाकर पॉलिटिकल मोमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दूषित करने के लिए ये सारा एक जाल चुना गया और उस कैच में वो फंस गई। आज उनको खुद को बहुत आत्मग्लानि है, सुनने को मिलता है कि वो पछता रही हैं कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल सुसाइड जिसको बोलते हैं वो किया। आज उनको इस बात की गिलानी है, लेकिन ना उधर जाती है ना उधर आती है। मेरी कोई बात नहीं, उनके बहुत से परिचित मेरे भी जानकार हैं, मेरे भी बहुत कह रही थी मैं सनातन के लिए लड़ना चाहती थी, सनातन यहाँ चलता नहीं था, मैं घुट रही थी। गोपाल जी मंच पे नहीं आई। मैं एक बात श्वेता जी, सिर्फ 1 to 1 इनका सवाल का एक जवाब देके जाऊंगा, मेरे को एयरपोर्ट जाना है। एक भी पॉलिटिकल मंच पे वो आके उन्होंने प्रचार इन लोगों का क्यों नहीं किया, इनसे ये पूछ लीजिएगा। ठीक है गोपाल जी, आपसे जो सवाल। कागजी साहब ऐसी क्या नाराजगी है? आप जा तो रही है तो पता चल रहा है, लेकिन ऐसे मत जाओ आप। नहीं बिल्कुल एयरपोर्ट ही जा रहे हो आप, कल का इंतजार करो। अमीन जी सुनिए, वहां नजर आएंगे सर पे। आरसी चौधरी जी भी आज सर पर रहेंगे, 5 साल आप सर पे नाचे हो, तभी तो आपको उतारा है नीचे। अपने सवाल का जवाब। 5 साल आप सर पे नाचे हो, इसलिए आज आपको उतारा है नीचे। सर पर रहिए चोटी की तरह। आपके 4-4 घर की जिम्मेदारी है, मुझे पता है। ठीक है बाल मुकुंद जी, प्लीज गोपाल जी सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। देखिए उनके मुंह पे कह रहा हूँ, जवाब दे दे, मैं जानता हूँ चारों घरों को। एक तो क्या है कि थोड़ा पक्षपात लग रहा है हिम्मत तो वापस आके दे जाओ। इनायत ज्यादा है, क्योंकि वो आपने 1 लाइन में जवाब देने के लिए कहा, वो 10 लाइन बोल दें तो भी कोई बात नहीं, ऐसा मत करिए। मैं तो क्या मतलब नहीं आपके लिए सब सवालों की बौछार है पीछे से। अभी तो कई प्रकार के जिहाद चल रहे हैं, सवालों की बौछार है। एक सेकंड, हमारे सभी रिपोर्टर्स आप तो बस जवाब देना शुरू करिए। सबसे पहले कांग्रेस के अंदर कहीं जनता नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। कोई भी नेशनल बन सकता है, चाहे वो इटली का ही क्यों नहीं हो, लेकिन भारतीय जनता में भारत है, वहां की जनता है और उनकी पार्टी है। दूसरी चीज ये है कि जो चीज अलग करती है वो ये अलग करती है कि कांग्रेस के संस्थापक ऐसे व्यक्ति थे ह्यूम, जिन्होंने अपने कलेक्टरशिप की शुरुआत 5 क्रांतिकारियों को फांसी देने से की थी। यह चीज हम लोगों को अलग करती है। व्यक्ति के नाते पुष्पेंद्र जी को भाई की जी लगाएंगे, हमेशा भाई हैं, भाई रहने वाले हैं, हम मानव हैं, हम भारतीय हैं, तो शत्रुता उस रूप में नहीं है।
लेकिन चतुरता उस रूप में है जब गहलोत साहब ये कहते हैं कि मैंने इतनी नौकरी दे दी, आपका उप मुख्यमंत्री नाराज बैठा घर में, आप उसको नकारा बोल रहे हैं। ठीक है गोपाल जी, आप एक लाइन में वाइंड अप करते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई मतभेद है, मनभेद नहीं है किसी के साथ। कोई बात नहीं सर, एक और सवाल हम ले लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश जी हैं। नरेश जी, सवाल आपका किससे? देखिए, मेरा सवाल दोनों ही पक्षों से है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से। पहले मैं भाजपा के जो प्रत्याशी है, कोई भी उनमें जवाब दे सकता है, क्योंकि तीनों ही पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों को ही कहा यह जा रहा है कि कहीं भीतरघात हो सकती है। तो क्या कल का जो परिणाम आ रहा है उनमें आप तीनों को ऐसी आशंका है कि किसी तरह का भीतरघात हो सकता है? देखिए, इसका एक जवाब तो ये है, पहली बार चुनाव लड़ना अगर अयोग्यता है तो सारे ही पहली बार लड़ करके आगे बढ़े हैं। दूसरी चीज ये है कि ये कहना कि आपको भीतरघात का सामना करना पड़ता है, जनता बड़ी है कि भीतरघात बड़ी है? जनता जब किसी फैसला लेती है, जिस जनता में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुकुट उतार लेने की। तो जब जनता आगे बढ़ती है तो बीच में कोई रुकावट हो सकती है क्या? दूसरा सवाल मेरा कांग्रेस से है, पुष्पेंद्र हैं या आरसी, जो भी जवाब देना चाहें। जब एग्जिट पोल को हम देख रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको 100 से कम आंकड़ा बता रहे हैं। एक दो एग्जिट पोल है जिसमें आप 100 का आंकड़ा छू रहे हैं, यानी जो आपने 200 टिकट दी है उनमें से आधे हार रहे हैं अगर एग्जिट पोल की बात करें। तो क्या आप मानते हैं कि मोबाइल बांटने पे ज़्यादा जोर देने की बजाय टिकट बंटवारे पे ज़्यादा जोर देना चाहिए था? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप एग्जिट पोल की जो बातें कर रहे हैं, एग्जिट पोल हो चाहे मीडिया के तमाम साथी हो, वो अपनी अंतरात्मा से जानते हैं कि एग्जिट पोल भी आपका एक काम है और एग्जिट पोल किसके सत्य हैं और किसके असत्य हैं इस पे मोहर कल लगेगी। इसलिए मैं उनके श्रम पे कोई प्रहार नहीं करना चाहता, जनता जनार्दन करेगी। लेकिन मेरे पास में खड़े हुए जो मेरे भाई साहब हैं, आरसी जी, सवाल इधर से होंगे प्लीज। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तेलंगाना के एग्जिट पोल पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जब राजस्थान की धरा पे बैठ के राजस्थान की विधानसभा के पास में चर्चा कर कोई बात नहीं, और सवाल लेते हैं। विमल जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे सट्टा बाजार और एग्जिट पोल, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। सट्टा बाजार कह रहा है कि एक्स पार्टी आगे हो जाएगी और एग्जिट पोल कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। तो आप लोगों का क्या मानना है, इन दोनों में कितना अंतर है? दूसरा एक सवाल ये है कि कांग्रेस ने जो अपने विज्ञापन दिए थे उन विज्ञापन में गारंटी दी थी कि ये गारंटी होगी, लेकिन सवाल ये उठता है अगर कांग्रेस नहीं आएगी तो क्या बीजेपी जो जनता के लिए लोक लुभावन जो वायदे किए गए हैं सरकार अभी जनता को जो सुविधाएं दे रही है उनको कंटिन्यू करेगी? प्लीज। रवि नहीं है। देखिए, 5 साल जनता ने खूब लोक लुभावने नारे सुने और भरोसा भी देखा, मगर काम जनता का नहीं हुआ। मेरे से अभी पूछा गया कि जब आप चुनाव में आए तो आपके सीनियर लोगों ने आपका साथ दिया, और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी पार्टी की एक एक कार्यकर्ता कैडर को समर्पित होता है। जब एक को टिकट मिलती है तो सभी सारे साथ लगते हैं, कोई हमारे बीच में भीतरघात नहीं होता। और मैं ये बता दूं कि ये वाला चुनाव, मेरे को 35-36 वर्ष हो गए जयपुर में चुनाव देखते हुए, बहुत सारे चुनाव हमने लड़वाए, समर्थक रहे। जितना जोश और जितना प्यार इस बार जनता ने हमें दिया, मैंने आज तक देखने को दिया। मैं एक मिसाल देता हूं, लास्ट में जिस दिन चुनाव प्रचार समाप्त होना था, हमारी वाहन रैली थी जवाहर नगर में, ट्रांसपोर्ट नगर से लेके 7 नंबर टीले तक कच्ची बस्ती। मैंने हर चुनाव में वहां देखा, माताएं बहनें दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए घर से चले जाती थी, दिन को कोई नहीं मिलती थी। उस दिन मेरी वाहन रैली के लिए पूरी सड़क को फूलों से लाद दिया था और टोकरियों में भर के फूल थे और एक एक माता बहन सड़क के ऊपर खड़ी थी और जो पुष्प वर्षा कर रही थी। हम ये कह रहे थे कि हम कार्यकर्ता, जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, हम ये कह रहे थे कि हम इनको समेट लें, इनका जोश को इकट्ठा कर लें। और आप ये देखिए, 2.5-3 घंटे पोलिंग में खड़े रह के सरकार ने कौन सा ऐसा कृत्य नहीं किया कि जिससे पोलिंग स्लो हो। वहाँ लाइट नहीं, वहाँ मशीनें बहुत स्लो पोलिंग कर रही, मतदान तो हो गया। सिटी की सवाल ये था सर कि भाई जो गारंटी कांग्रेस ने दी है, अगर बीजेपी की सरकार आई तो क्या उनको लागू करेगी या उनको लागू नहीं करेगी?
देखिए, जो उन्होंने गारंटियां दी उसका कोई भरोसा नहीं है, कोई लोगों ने उसको सीरियस लिया नहीं, क्योंकि जो योजनाएं चल रही हैं, जो लाभ मिल रहा है, जो क्या अच्छी जारी योजनाएं होंगी सरकार उसको जारी रखेगी और नई योजनाएं भी आएंगी। ठीक है, और सवाल ले लेते हैं। हमारी योजनाओं को सवाल लेते हैं। इनकी पार्टी ने सीरियस लिया है। 500 रुपए हम सिलेंडर देने वाले थे, इन्होंने 400 किया। इनकी पार्टी उनको सीरियस ले रही है और आप कैंडिडेट बोल रहे हो कि सीरियस नहीं लिया। बड़ी अजीब बात है। देखिए, एक वाक्य में मैं एक बात कहता हूं, आचार्य चाणक्य ने लिखा था, असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा मही भृता। जो शासक संतुष्ट हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। सर, मेरा सवाल जो है दोनों ही पक्षों से है। शासन संतुष्ट है तो कल नष्ट हो जाएगा। मेरा सवाल दोनों ही पक्षों से है। 25 नवंबर को जब मतदान हुआ तो कई पोलिंग बूथ से, कई विधानसभा क्षेत्रों से इस तरह की खबरें आई कि मतदाता सूची में नाम काटे गए। भाजपा प्रत्याशियों का यह आरोप था कि जानबूझकर नाम काटे गए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशियों को था कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बारे में दोनों पक्षों का क्या कहना? 12 से 13,000 नामों का लिस्ट डाटा मैं उपलब्ध कराऊंगा 3 तारीख बाद। वहां नाम काटे गए 1348 शास्त्री नगर से है, 240 कृष्णा कॉलोनी से है, 180, 230, पूरा डाटा 12 से 13,000 का है। माताएं बहनें आपके चैनल पे लाइव रोई हैं और ये बोलिए कि हम मतदान देने निकले थे लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि हमारा नाम नहीं है, पर्ची तक हमारे घर तक नहीं पहुंची और हमने नाम ढूंढा तो मिला नहीं है। स्थितियां जो रही है उसका षड्यंत्र किसने रचा, उसका जांच होना चाहिए। किन लोगों की कारगुजारी थी है जिसकी वजह से नाम गायब किए गए। और गारंटियों पे इतना भरोसा था, वो मतदान हमारा था कि आपका था, लेकिन नाम तो कटे ना, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। विधानसभा क्षेत्र से 15 से 20,000 वोट कटे। जो हमारे महामहिम बाल मुकुंदाचार्य जी हैं, मैं भी इनका शिष्य हूँ, आपको तो प्रणाम करता हूँ। इनकी बात सत्यता से भरी है और मैंने एक चीज देखी है, देखिए पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। जो सिटिंग विधायक होता है वो अपनी मनमानी करते हैं। मेरे सांगानेर विधानसभा में 15,000 से ज्यादा वोट कटे हैं। तो आप भी हमारे साथ हो, नाम तो कटे हैं ना। ये मान रहे हैं। और पुष्पेंद्र भाई बहुत बड़ा बयान दे गए आप, बहुत बड़ा बयान दे गए। पुष्पेंद्र भाई, आप ये कह रहे हैं 105 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के विधायकों ने मनमानी करके, और बीजेपी वालों ने भी करी है। तो ये ठीक कह रहे हैं, चल रहा है लोकतंत्र में जिसका बस चलता है वो अपनी मनमानी करता है। और सवाल ले लेते हैं विजेंद्र जी, प्रधान जी ने एक सवाल किया था, प्रधान जी ने प्रथम एक सवाल किया था और हम सबसे किया था। मेरा जवाब सुन लो। मेरे सामने कौन कौन थे? मेरे सामने स्वयं अशोक गहलोत थे। किसी विधानसभा में प्रचार को गए थे क्या आप लोग बताओ? मेरी विधानसभा में अशोक गहलोत जी स्वयं प्रचार करने गए थे। सचिन पायलट जी हॉ महल पर गए थे मीडिया से मिलने और कहीं नहीं गए थे। और सुने मेरी बात, एक पप्पू कुरैशी जो अवैध बूचड़खाने चलाता है उसके घर में चाय पीने गए थे, न कि किसी सनातनी के गए थे। अशोक गहलोत जी इतने बड़े मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री, वो स्वयं एक व्यक्ति को मनाने के लिए, और कांग्रेस नेत्री कह रही है ये कहा उस नेत्री ने। मेरे सामने कैंडिडेट कितने थे? भरतपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ रवि वहां से जुड़े हुए हैं। रवि प्रचार करने, अशोक गहलोत जी प्रचार करने सनातन के खिलाफ सिर्फ गए थे आर तिवारी, पप्पू कसाई के साथ। मेरा जो सवाल है सीधा सीधा बीजेपी के नेताओं के साथ है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने भी भरतपुर के दौरे किए थे, करौली में भी उनकी बड़ी सभा हुई थी और भरतपुर में सभा हुई थी। वो लगातार अपनी सभाओं में ये कहते आए हैं कि 450 रुपए का वो सिलेंडर राजस्थान में देंगे, लेकिन जनता ये पूछना चाह रही है कि 450 रुपए का जो सिलेंडर प्रधानमंत्री अपनी जुबान से इस वादे को करते हैं कि 450 रुपए का वो सिलेंडर राजस्थान में जनता को देंगे, तो ये पूरी और मतलब प्रधानमंत्री होने के नाते पूरे देश में इस योजना को लागू क्यों नहीं करते? मेरा सवाल बीजेपी वालों से सीधा सीधा है। उसी का जवाब लेते, क्योंकि जवाब आप लोग पास बहुत है, इसलिए तो हम लोग यहाँ आप लोग हैं आज, इसलिए तो क्योंकि जवाब देने में माहिर भी हैं। देखिए, राजस्थान रिवाज निभाने वाला प्रदेश है और बीते विधानसभा चुनाव कई देखें तो स्थानीय चेहरे का रिवाज रहा है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस ने तो मोटे तौर पे अशोक गहलोत को चेहरा बनाया, भाजपा का कोई स्थानीय चेहरा नहीं था। अब कल परिणाम है तो कितना लाभ मिल पाएगा, क्या असर रहेगा बिना चेहरे के? सवाल कांग्रेस सवाल भाजपा से। कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल एक परिवार से चलता है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा विराट परिवार है
और वहां संगठन मिलके आपस में राय मशवरा करके तय करता है और कमल का फूल उनका सर्वोपरि चेहरा होता है और उस पर ही मतदान होता है। इस बार रिवाज टूटा है, स्थानीय चेहरे की बात कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी तो पूरे देश का चेहरा है, लेकिन जो रिवाज राजस्थान, मोदी जी सबके आइकन है, मोदी जी सबके रोल मॉडल है, मोदी जी को पूरी दुनिया मान रही है और जान रही है, तो हमारे प्रधान सेवक हमारे बीच आवे, एक प्रसन्नता की बात। नहीं, आपको एक तथ्य बताता हूं, अशोक जी आए तो कोई जानता था ये मुख्यमंत्री होंगे, हरदेव जोशी जी आए तो कोई जानता था मुख्यमंत्री होंगे, बरकतुल्ला खान आए तो कोई जानता अशोक था गहलोत जी ने परमानेंट बता रखा अपने आप, मोहनलाल तिवारी आए तो कोई जानता था मुख्यमंत्री होंगे, हीरालाल शास्त्री आए तो कोई जानता था मुख्यमंत्री होंगे। गोपाल जी इसलिए तो चाह रहे कि यहाँ से भी कोई चेहरा आते जिसको नहीं जानते मुख्यमंत्री होंगे, वो मुख्यमंत्री हो जाए, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं कि बीजेपी चेहरा, और हमसे ज्यादा तो कांग्रेस को इंतजार है कि बीजेपी आप चेहरा ये क्यों नहीं बताइए, कोई लाएगी? पूछे कि आपके 5 बच्चे हैं, उनमें से एक चेहरा बताइए कौन सबसे प्रिय है। तो माँ को तो 5 प्रिय रहेंगे, बस यही आप कहना चाह रहे हैं कि भगवान ने लिखा होगा। लेकिन सर राज तिलक तो बड़े के सिर पर होता है। गहलोत जी ने बहुत सो को निपटाया है, जो मुख्यमंत्री की चेहरा होता है उसी को निपटाते हैं। सवाल ले लेते हैं, विधायक महेश जोशी जी को निपटाया। सर देखिए, मेरा ये सवाल है, आप अपनी पार्टी का ध्यान दीजिए, दूसरी पार्टी सच्चाई एक बड़ा चेहरा था, ब्राह्मण चेहरा था, मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, उनको निपटा दिया। आपकी पार्टी, देखिए मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है कि अंतिम जो 1 घंटा था उसमें वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा है, करीब 6% कम रहा है, और हमेशा ऐसा देखा गया कि अंतिम 1 घंटे में काफी % बढ़ता था। तो ये फैक्टर कितना मजबूत रह सकता है इस चुनाव में, और इसका क्या असर रहेगा दोनों ही पार्टियों के लिए? दूसरी बात, जो डाक मतपत्र है उसकी संख्या खासी बड़ी है, करीब 4.5 लाख के आसपास डाक मतपत्र है, तो इसका क्या असर रहेगा दोनों पार्टियों के? क्योंकि अभी आप जिक्र कर रहे थे स्लो वोटिंग का और बहुत सारे सवाल उठा रहे थे आप जी। देखिए, जो डाक मतपत्र हैं वो सारे सर्विस क्लास लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने वोट का अधिकार समझते हैं, और मैं जो मान के चलता हूँ 90-95% वोट वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ेंगे। और रही बात स्लो वोटिंग की, और स्लो वोटिंग हर मतदान केंद्र के ऊपर सुबह स्लो वोटिंग हुई, शाम को जब सब लोग चिल्लाए और सब लोगों ने गेट बंद कर दिए, तब उनको लगा कि रात को खाना हमको भी खाना है, तो तब उन्होंने जाके फास्ट की, क्योंकि हर विधानसभा के हर बूथ के अंदर कम से कम 200-250 लोग अंदर जा चुके थे, बाहर गेट बंद हो चुका, तब जाके उन्होंने जो वोटिंग है फास्ट किया। नहीं तो दिन भर उनका स्लो ही वातावरण चलता रहा, कहीं लाइट की कमी थी, कहीं बार बार पेज पलट रहे थे। अगर वो सही ईमानदारी से पोलिंग करवाते तो परसेंटेज और भी बढ़ती। चलिए ठीक है, लेकिन ये सब इम्पैक्ट रिजल्ट पर कितना पड़ता है विजेंद्र, ये भी बेहद अहम होगा, लेकिन ये चर्चा हम आगे भी जारी रहेंगे। बेहद अहम चेहरे, प्रत्याशी, जनता ने वोट किया है, कल इनके भी भाग्य का फैसला होगा, और उम्मीद यही करेंगे कि फर्स्ट इंडिया के साथ कल भी आपके साथ ऐसे ही जुड़े और दावों को भी। लेकिन आपसे कई स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरे, खुद पीएम मोदी ने रोड शो किया, और कितने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, और दूसरी तरफ कांग्रेस का केंद्र बिंदु क्या था प्रचार का? एक तरफ कांग्रेस की रणनीति, राहुल गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी भी बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं दिखी राजस्थान को लेकर। प्रचार को लेके, कैंपेन को लेके जो स्थिति रही उसके अंदर आपने सही कहा, पूरी केंद्र सरकार हो, अलग अलग भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्यों के मुख्यमंत्री हो, बनाम जो कांग्रेस की जो गारंटी थी, जो अशोक गहलोत जी का जो सुशासन का जो मॉडल था, वो चर्चा का विषय रहा। खुद स्वयं प्रधानमंत्री ने वोट मांगते नजर आए, क्योंकि राजस्थान की धरा का एक बेटा उन्हें ऐसा नजर नहीं आया। राजस्थान के तमाम जो कार्यकाल का एक कार्यकाल उन्हें याद नहीं आया, वो तमाम योजनाएं नजर नहीं आई जो 9.5 साल में वो रह के राजस्थान की जनता को बता पाते। तो निश्चित रूप से आप सही करें, लेकिन राजस्थान का जो हर व्यक्ति है वो इस देश को एक सूत्र में, एक धागे में पिरो के चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जब गुजरात में जब जाते हैं और जब कांग्रेस के कैंपेन को संभालते हैं, तब उन्हें मारवाड़ी और राजस्थानी कह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में वोट मांगते हैं, लेकिन कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस देश के हर व्यक्ति को देश का नागरिक समझ के सम्मान करता है, और मुद्दों पे जो जनता के मुद्दे हैं उस पर हमने वोट मांगा और जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिला। ठीक है, तृप्ति आपका सवाल किससे है? मेरा सवाल भाजपा से है। गोपाल शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अमूमन ये कहा जाता है कि जो भी दल मेवाड़ जीतता है उसी दल की सरकार बनती है, क्या कहेंगे आप इस पर? इस बार ऐसा कुछ होगा? आपने इतनी बड़ी बात कही है कि इतना मेरे को तुरंत ध्यान नहीं आ पा रहा है कि 52 से लेके अब तक जिसने मेवाड़ जीता हो उसी ने राजस्थान जीता हो, क्योंकि हो सकता है ऐसा नहीं भी हो। विषय ये है कि तू इधर उधर की बात न कर,
ये बता काफिला क्यों लूटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। गोपाल जी ने तो बड़ी बात रखी, लेकिन गोपाल जी इधर उधर नहीं, राजस्थान के तो हर क्षेत्र की बात होगी, क्योंकि परिणाम आने के बाद ये भी रखेगा कि सिर्फ जयपुर ही नहीं, किसी के शेखावाटी में बढ़त है तो कोई ढूंढार से आ रहा है, कोई मेवाड़ जीत रहा है तो कोई परचम मारवाड़ में लहरा रहा है, और ऐसे में किस क्षेत्र की जनता किसके साथ गई है, एनालिसिस तो इस पर भी होगा, और इसलिए जीतना है तो हर एक क्षेत्र पर ध्यान देना भी जरूरी होगा। मेवाड़ का दर्द बहुत गहरा है। 1971 में जब कांग्रेस का पूरे देश में परचम फहरा रहा था तो केवल मेवाड़ ऐसा था जो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा था। कभी भी मेवाड़ के महाराणाओं ने दिल्ली के सामने घुटने नहीं टेके। तो इसलिए ऐसे ऐसे भी चुनाव परिणाम हुए हैं। अभी इन दिनों जरूर ऐसा चल रहा है, लेकिन कांग्रेस का भी सफाया क्यों होना चाहिए? ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि एक बार विपक्ष का नेता बनाने लायक की सीटें नहीं मिली। केंद्र में लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, तो स्थिति ठीक ठाक रहनी चाहिए। और मेवाड़ वाली बात लगती नहीं। ठीक है, लेकिन सर आपने कहा कि दिल्ली के सामने मेवाड़ ने कभी घुटने नहीं टेके, अभी वर्तमान में दिल्ली में आपकी ही सरकार है। बहरहाल एक और सवाल लेते हैं शिवेंद्र। विजेंद्र जी, इन्हें मेवाड़ और महाराणा का शौर्य तो याद लगता है, लेकिन मेवाड़ और महाराणा के शौर्य को चुनौती देने वाले, मुगलों का साथ निभाने वालों को ये टिकटों से नवाजते हैं। ये हम नहीं, ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। इसलिए इन्हें वोट के लिए महाराणा का शौर्य याद आता है, और जब टिकट देने का वक्त आता है तब मुगलों का साथ निभाने वालों का साथ। लेकिन आरती जी अभी सूर्य अस्त हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कुछ और सवाल ले लें। शिवेंद्र, इनको याद नहीं है कि हमें तो याद है, ये आपके ही जो आपसे पहले जो इस पार्टी के अंदर बने, मैं कह रहा हूँ भवानी सिंह जी को हम तो किसी निजी लोगों की बात नहीं करते। हम तो भवानी सिंह जी को हमने जीवन पे किसी में भी निजी हमला नहीं किया। यही बयान है। मेरा सवाल सभी प्रत्याशियों से है, खासकर गोपाल जी भाई साहब तो पत्रकारों के फेवरेट हैं। इन्होंने पत्रकारों की उम्मीद की किरण जगा दी कि पत्रकारों को भी टिकट मिल सकता है। तो आप तो सर ये बताओ चारों लोग कि आज रात में कितने बजे सोएंगे? नींद आएगी या यही रात अंतिम, यही रात भारी वो गाना सुनते रहोगे रात भर? कभी ऐसा हुआ ही 25 तारीख से लेके बराबर सो रहे हैं, आश्वस्त हैं, जो मेहनत की है उससे ज्यादा फल मिलने वाला है। देखिए 40 साल में किसी खबर का खंडन नहीं आया। निर्मल जी बैठे हैं यहाँ पर, तो कल कैसे खंडन आएगा? नवीन, ये कोई सोचने का ही विषय नहीं है। ठीक है, नवीन आपका सवाल। मेरा सवाल दोनों ही पार्टियों से है। अमूमन देखा जाता है जो अधिकांश मंत्री होते हैं वो चुनाव हार जाते हैं, क्या वो भी इस बार रहेगा? जिनको जेल नहीं जाना होगा वो शायद जीत भी जाए 2-4, बाकी के लिए 20 कमरे बन रहे हैं सेंट्रल जेल में, आराम करेंगे। जिनके इसके छापे पड़ चुके हैं, जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों ने राजस्थान में भ्रष्टाचार किया, मैं सभी के लिए नहीं कहूंगा, सभी भ्रष्टाचारी होते तो पता नहीं क्या होता, ईमानदार भी होंगे। भरत सिंह जी कांग्रेस के विधायक रहे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने एसीबी में जिस मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उसकी जांच नहीं हुई प्रमोद भाया की। ये कैसा शासन है? ठीक, भरत आपका सवाल। मेरा सवाल आरसी चौधरी जी से है। आरसी चौधरी जी, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो चेहरे की जो लड़ाई है, राजस्थान का जो इतिहास है वो ये बताता है, कांग्रेस पार्टी ने अपने जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अख्तियार करते हैं, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके कार्यकर्ताओं से चुना जाता है, तो उसका मुख्यमंत्री अपने विधायकों की राय से चुना जाता है। और हमारी ये लगातार परिपाटी रही है कि विधायकों की राय महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति का अहंकार, अधिनायकवाद और जो फैसले करे आधी रात को वो लागू नहीं होते। ये जनता की और हमारे विधायकों की राय से लागू होते। मेरा सवाल आरसी जी से है कि आप गारंटी ले रहे हैं कि अगर इस बार सरकार बनी आपकी तो 25 तारीख जैसी नोटंकी नहीं होगी, कोई इधर कोई उधर? मैं ये कहना चाहूंगा, सीट से चिपकने मैं ये का कहना चाहूंगा, सवाल पूछिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश के अलग अलग राज्यों में जो जनता के जनादेश को कुचलने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। राजस्थान में और पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने का काम किया तो कांग्रेस के नेताओं ने किया।
हमारी मुद्दों को लेकर असहमति हो सकती है, लेकिन जनता के जनादेश का कभी हमने अपमान नहीं किया। ये राजस्थान का इतिहास गवाह है। भैरू सिंह शेखावत जी की सरकार भी उन्हीं के लोग गिरा रहे थे, कांग्रेस के लोगों ने नहीं ठीक है। कोटा से हमारे सहयोगी भवर का एक सवाल था सर, वो सवाल मैं लेना चाहूंगा। पुष्पेंद्र भाई आपसे सवाल है ये। श्रद्धेय अशोक जी की याददाश्त जैसे कमजोर हो रही है। हम लोग तो साथ में खड़े थे, तो आपको कहां से पता चलेगा? उनको याद नहीं है, अंदर तो हम लोग थे। ठीक है, तो ठीक है पुष्पेंद्र बातें मत करिए। ठीक है पुष्पेंद्र भाई, भवर हमारे सहयोगी कोटा से, उनका एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि 0.5 से 1% हाड़ौती के अंदर हिंदुत्व के नाम पर साइलेंट वोट पड़ा है, वो उनका सवाल है। मेरा सवाल यह है कि उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस की रणनीति वहां क्या थी? देखिए, राजस्थान के अंदर विकास और जनहित के मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा, और संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वो भूमिका 5 साल में बखूबी निभाई। 5 साल में 3 साल तो कोरोना रूपी इंसान खा गए। दूसरा, बीजेपी की केंद्र की जो नीतियां थी, यहाँ कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने के अंदर साल 6 महीने चले गए। उसके बावजूद 3 साल में माननीय अशोक गहलोत जी ने जो यहाँ राजस्थान की जनता के लिए किया, और आज क्या कांग्रेस के जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं या कांग्रेस के नेता है, क्या हिंदू नहीं है, क्या हिंदूवादी छवि के नहीं है? लेकिन ये चुनावी मुद्दा जो चुनाव के टाइम में हर बार बीजेपी के लोग लेकर के आते हैं, इस बार जनता उसको गौन कर देगी। जनता विकास के मुद्दे पर इस बार ठोक करके कांग्रेस को वोट देगी, संवेदनशील के मुद्दे पे वोट देगी, गाय माता के मुद्दे पे वोट देगी। लंपी जैसी महामारी के अंदर अशोक गहलोत जी ने जो संवेदनशीलता दिखाई, पूरे हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिखाई। तो इसी पर होगा कि जनता ने वोट किस पर दिया, कितने % वोट यहाँ पर बढ़े, क्योंकि लगभग मुझे लगता है विजेंद्र हमारे सभी से सवाल हो चुका होगा। लेकिन एक आखिरी सवाल योगेश जी, पॉलिटिकल एडिटर होने के नाते जरूर चाहूंगी कि एक आखिरी सवाल आप लीजिए, इसके बाद हम इस शो को वाइंड अप करें। देखिए, बहुत ही कम समय बचा है कल नतीजों में, और क्योंकि गोपाल जी भाई साहब से सवाल मेरा रहेगा, मूर्धन्य पत्रकार है, हमारे सीनियर रहे हैं बहुत, और इस पूरे नतीजों को लेकर संभावित आकलन कई तरह के सामने आ चुके। लंबे समय तक आपने पत्रकारिता की, अब आप राजनेता हो गए। भैरू सिंह शेखावत के साथ आपने लंबा समय देखा, अशोक गहलोत से आपके बहुत मधुर संबंध रहे। क्या लगता है इस बार के चुनाव पुराने चुनाव से किस तरह अलग थे, और जो नतीजे होंगे वो कितने दूरगामी होंगे? देखिए, एक बार 2013 में ऐसा हो चुका है, जबकि सर्वे सारे और सट्टा बाजार दोनों ये मान रहे थे कि अशोक गहलोत जी की सरकार रिपीट होगी, और एक बड़े संस्थान ने नंबर 1 मुख्यमंत्री उनको माना हुआ था। लेकिन एक घटना घटी, जब मैं चित्तौड़ गया तो मैंने रात को 12:30 बजे सड़क के ऊपर 4-5 लोगों को बैठे हुए देखा। मैंने पूछा क्यों बैठे हैं? बोले नरपत सिंह जी राजवी यहाँ आने वाले हैं, इसलिए हम बैठे हैं। तो मैंने माना कि सरकार बीजेपी की आ रही है, ये लोग उनकी गवाही देते हैं। तो मैं केवल जैसे सिविल लाइन क्षेत्र के ऊपर विचार करता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मैं भट्टा बस्ती और हसनपुरा, जिसको मैं हरिपुरा बनवाने की सोचता हूँ, वहां तो ज्यादा नहीं गया, लेकिन जिन आंखों में मैंने चमक देखी है, मैं करीब 10,000 बूथों पर जा चुका हूँ, 1,000 विधानसभाओं पर जा चुका हूँ। बहनों माताओं का जो प्रेम मैंने आंख में, जो आशा देखी है, वो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी है। ठीक है, 1-2 सवाल और ले लेते हैं सर। नरेश जी, मेरा सवाल ये है मेयर साहब से भी। मेयर साहब, मुद्दों के आधार पे जो चुनाव होना था राजस्थान में, क्या नहीं लगता गारंटियों, हिंदुत्व, तुष्टीकरण इन तक सिमट के रह गया था? देखिए, राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति त्राहिम हो चुकी थी, लोगों को सरकार पे भरोसा हट चुका था। अब लास्ट में गारंटियां, जिसकी खुद की गारंटी कोई ना दे, वो किसी की गारंटी क्या दे सकेगा? लोग सब भूल गए कि गारंटी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि उनके खुद के मंत्रियों ने कह दिया था कि ये फॉर्च्यूनर की सरकार है। पर मैं थोड़ा सा इसको अपग्रेड करता हूँ, फॉर्च्यूनर में नहीं जाएंगे, जो फोर्स में जाएंगे, 16 सीटर फोर्स आती है जो, उसमें जाएंगे। 12 घंटे रह गए हैं, 12 घंटे बाद आप भी होंगे यहीं पे, आप कहेंगे तो हम भी यहाँ आ जाएंगे।
16 से ज्यादा आने वाले नहीं है। पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आने वाली, गारंटी सब रहेगी। पुष्पेंद्र भाई, मेरा एक सवाल है। सवाल यह है कि ये गाने के बोले कि आमदनी 98 खर्चा रुपया। राजस्थान की स्थिति है कि आमदनी 98 और खर्चा 5 रुपए से ज्यादा है, और उन सबके बीच में घोषणाओं की बंपर आपने बाहर लगा रखी है। इसका कोई अंत है या नहीं? देखिए, ये कांग्रेस के ऊपर ही लागू नहीं है। बीजेपी ने भी बहुत सारी घोषणाएं की है। कांग्रेस ने 500 रुपए का सिलेंडर किया, लेकिन यहीं पर एक रोकना 450 कर दिया। आपने जो बात कही ना, बीजेपी के पास तो एक वजह रहेगी कि पिछली सरकार तो खजाना खाली करके गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये सवाल उठेगा अगर इनकी सरकार आती है और हम इनसे सवाल करेंगे। दूसरे नंबर इस देश के अंदर देश भी ऐसे ही चल रहा, राज्य भी ऐसे ही चलेंगे। पुरानी कहावत सुनी है कि सेना में भारतीय तो किले आम को आग जनता लगा को देती राहत है। देनी चाहिए, सरकारों की जिम्मेदारी बन जाती है, और वो बखूबी माननीय अशोक गहलोत जी ने निभाई। केंद्र के अंदर मोदी जी भी वही कर रहे हैं जो माननीय अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं, लेकिन अशोक गहलोत जी में जो संवेदनशीलता है वो हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री में नहीं। एक सुझाव है, शिवेंद्र पता नहीं क्या सुझाव देंगे। शिवेंद्र, मेरा तो बहुत लाइट मूड में एक सुझाव है। सरकार जिसकी भी आए, एक सट्टा बाजार संरक्षण मंत्री भी बनना चाहिए। बड़ा नाम है फलौरी सट्टे का, इसका बड़ा ध्यान रखा जाए। देश विदेश में इसकी धूम है। बस लाइट मूड में मेरा एक सुझाव। देखिए, लाइट मूड में जवाब ये है कि पुष्पेंद्र जी इतनी विनम्रता से बात कहते हैं कि इनकी कोई भी बात काटने का मन नहीं होता है। लेकिन आपको ये बताऊं कि इस समय जो खजाने की स्थिति है, किसी से छुपा नहीं कि खजाना खाली है, लेकिन उसमें 2 चूहे दौड़ रहे हैं। जी ठीक है, इसी पे आरसी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी हताशा और निराशा ये बता रही है राजस्थान की जनता इस खजाने की चाबी आपको देने वाली नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के दिल को और उनकी जो पॉकेट को भर सकता है वही खजाने का मालिक होने वाला है। वक्त भी खत्म हो रहा है। गोपाल जी, बस और से कहा राजस्थान की जनता के लिए कि भाई यहाँ पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है, अब अगर सरकार आ गई तो माने सस्ता होगा। देखिए, मैं सत्ता परिवर्तन को इन सब बातों से नहीं देखता। सब प्रधानमंत्री कह के गए। मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि जीत या हार ये जनता तय करती है, प्रभु की इच्छा तय करती है, हमारे कर्म तय करते हैं। लेकिन जब राजनीति में आए हैं तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बात जनता ऐसा महसूस ना करे गोपाल जी कि सोचा ना था अकेला तन्हा रह जाऊंगा, हरे भरे जंगल में सूखा पत्ता बन जाऊंगा। अगर यही ना कोई मुझे ढूंढेगा ना याद करेगा, गुमनामी के भंवर में फंसता चला जाऊंगा। यही सोचा होता अकेला तन्हा रह तो जाऊंगा। भगत सिंह फांसी के समय मुस्कुराए नहीं होते। तन्हा की वो सोचता है जिसको साथ की जरूरत होती है और जिसके साथ जनता होती है। लेकिन वक्त बदल रहा है, उम्मीदें बदल रही हैं और चाहत भी बदल रही है। सरकार से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ रही हैं गोपाल जी, तो पहले और अब में तो फर्क आ गया है। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, हमारे साथ 4 अहम प्रत्याशी हैं और जयपुर जिले का जब कल परिणाम आएगा तो उसमें आप लोगों की भूमिका भी अहम रहेगी। टाइटल हमारा यही था, किसकी बनेगी सरकार। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। एक प्रतिक्रिया, एक लाइन में फाइनल कमेंट। बाल मुकुंदाचार्य। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन सबको साथ, सबका विश्वास जीतकर विकास चौहर विधानसभा का करना है। 100 समस्याएं हैं, 1000 समस्याएं हैं, सबका निदान कमल का फूल है और उस कमल के फूल खिलने के साथ चौहर विकास प्रारंभ होगा, ये तय माने। रवि जी। सोचा तो यही है कि विधानसभा का रिजल्ट जैसे आएगा तो विकास की बात करनी है कि विकास कहां से शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो समस्या से भरा पड़ा है, तो बस यही है, इंतजार के परिणाम आते ही काम को जुट जाना है। यही गोपाल जी। राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है और इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। पुष्पेंद्र। देखिए, मैं तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। सांगानेर विधानसभा में 25 साल का जो अंधियारा है इस बार उजियाले की तरफ जाएगा और मेरे जो 51 प्रण है, जनता को समर्पित जो प्रण है, वे जो हमने यज्ञ वेदी के सामने प्रण लिए, उन प्रणों को मैं पूरा करने का सबको विश्वास दिलाता हूँ। आरसी जी, एक कमेंट। आप भी सरकार की बातें 5 साल तक बहुत रखी है आपने, एक लास्ट कमेंट कल परिणाम। मैं कह रहा हूं कि कल राजस्थान की जनता ये तय कर देगी कि देश के अंदर नफरत, विभाजन, ध्रुवीकरण जीतता है या उसकी जनता के मुद्दे जीतते हैं। ये राजस्थान की जनता नजीर पेश कर देगी। चलिए, हमारे प्रत्याशियों ने तो भी बात रखी है। क्योंकि प्रोग्राम को क्लोज करने का मन नहीं कर रहा है तो एक रैपिड फायर यहां से भी लेते हैं। ऐश्वर्य जी, एक से ही सवाल। सभी से एक सामान्य सा सवाल है मेरा, तो एक सवाल है, सभी से है, कोई भी जवाब दे दे, कोई भी जवाब दे दे। मेरा सवाल यही है कि चुनाव हो जाएंगे, सामान्य तौर पर हो जाते हैं चुनाव, भी हार जीत हो जाएगी, लेकिन
प्रेम वही बना रहेगा ना। जयपुर शहर की खास खूबी यही है कि प्रेम बरकरार रहता है। देखिए, गोविंद देव जी की नगरी में प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। प्रभु की कृपा रहेगी, सब लोग आनंदित रहेंगे, सब साथ मिल करके रहेंगे। आप देखिएगा, मेरे को आश्चर्य हुआ, कांग्रेस की टेबलों के ऊपर बैठे हुए कार्यकर्ताओं ने मेरे पैर छुए तो मेरे को लगा कि कितना अद्भुत है जयपुर। आप देखिएगा, यही रहे। प्रधान जी, मैं भी गवाह हूँ। मैं ऐसे परिवारों में गया हूँ जहाँ इंदिरा गांधी जी की फोटो थी, दूसरे भगवान देवी देवताओं की और कई संतों की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार हमें सनातन पर मत देना है। विकास, रोडें, सड़कें, बिजली सब देखी है, सब देखा है, आगे भी देखते रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार का तुष्टीकरण यहाँ हो रहा है उसे हम लोग अब देखना नहीं चाहते। मेरा सवाल गोपाल जी वैश्य से है। वैश्य, लंबे समय राजनीतिक पत्रकारिता का अनुभव रहा है आपको, अभी जिस तरह के एग्जिट पोल में जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, क्या ये भ्रमित करने वाले हैं या वाकई में ही इतना कड़ा मुकाबला होने वाला है राजस्थान में? देखिए, एक तो ये होता है कि सर्वेक्षण करने के लिए तमाम ऐसी टीमें निकल पड़ती है जिनका पुराना अनुभव नहीं होता, तो इसलिए अपने को 12 घंटे की और बात है, निकल जाने दें। एक चीज मान के चलिए, बुज़दिलों को ही सदा मौत से डरते देखा, गू की 100 बार उन्हें रोज ही मरते देखा। तो इसलिए क्या डरना है इसमें, जो होगा सो होगा, जो होगा सो होगा। हाँ, मेरा सवाल वैसे पांचों से ही है और कोई भी उत्तर दे सकता है कि ये पहला मतलब पड़ाव तो ये था कि आपको विधानसभा तक पहुंचना था, क्योंकि पहली बार ही आप सब जाएंगे, अगर इसमें वो भी आपने जाते हैं। पहुंचा दिया। जी बिल्कुल, तो पहली बार ही जाएंगे, तो अब ये पहला पड़ाव संपन्न हो गया, अगला पड़ाव क्या बताइए पुष्पेंद्र जी। पहला और अगला पड़ाव था, विकास का अभाव था, 5 स्टार होटल में सरकार थी, तुष्टीकरण की राजनीति थी, माताओं बहनों को औसतन 26 दुष्कर्म के मामले थे, 35,000 पेंडिंग थे, उन सबका समापन होगा, सुशासन राम राज्य की स्थापना होगी, चहुं और विकास होगा। अभिषेक, मेरा सवाल पुष्पेंद्र से है, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी से। सांगानेर में आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सांगानेर में एक पोस्टर कहीं लगे हुए हैं जो चर्चा का विषय बने हुए थे उस दौरान, जिसमें लिखा हुआ था कि दिल्ली में नरेंद्र और सांगानेर में पुष्पेंद्र। तो मेरा सवाल ये है कि ये क्या पुष्पेंद्र भारद्वाज ने लगवाए हैं या उनके समर्थन ने लगवाए या किसी की शरारत है? और आपका जो मूल नारा था वो यही था कि सांगानेर में तो पुष्पेंद्र, इसके क्या मायने? देखिए, बीजेपी में वहां बहुत बिखराव था। बीजेपी को या स्थानीय कोई ऐसा प्रत्याशी, योग्य प्रत्याशी नहीं मिला कि 200 किलोमीटर दूर से लाया गया, तो बीजेपी के ही कुछ साथियों की कार्यकारिणी होगी, मुझे पोस्टर लगाने की कहाँ जरूरत थी। और मेरा तो वहाँ जनता ने दिल खोल करके साथ दिया है, और मैं भी 2 लाइनें हमारे गोपाल जी भाई साहब से प्रेरित होकर के बोल रहा हूँ कि इस दिए की लोग को जब सूरज में डाला जाएगा तो देख लेना दूर तक उजाला जाएगा। देखिए, लेकिन मेरे क्षेत्र में अगर राहुल जी का नाम मेरे साथ लगवा देते तो मैं चुनाव आयोग में जाके शिकायत करता। देखिए, नरेंद्र जी देश के प्रधानमंत्री है, उनका सम्मान हम सबको करना दोहराए नहीं, पूरे विश्व के चाहते हैं इस समय, और भारतवर्ष के तो हैं ही हैं, इसमें सिरमौर हैं, जिस प्रकार के उनका कार्य है और उनका विजन है। आज पूरी देश और दुनिया कोई पांव चूमता है, कोई हाथ छूता है, कोई ऑटोग्राफ मांगता है। आप देखें पूरे राष्ट्राध्यक्ष किस प्रकार से उनको सम्मान करते हैं। नेचुरल सी बात है कि अगर पुष्पेंद्र जी उनसे प्रभावित हैं और उनको आइडल मानते हैं, घर में फोटो भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हो, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सब हमारे लिए सम्मानीय होते हैं। हमने तो सबका दिल खोल के, और राजस्थान की तो परंपरा ही ऐसी है कि पावनों का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन ये चुनाव हमारा देश का चुनाव नहीं था, ये जनता ने जाना है। ये माननीय अशोक गहलोत जी की योग्यता का, उनकी संवेदनशीलता का चुनाव था, इसलिए एमएलए और मंत्री की तो आपने कह ही दिया है, आप समझ सकते हैं क्या। और गहलोत जी खुद कह रहे थे तो नकार रहे हैं। चलिए, जीत हार तो होती रहेगी, लेकिन सम्मान बना रहे एक दूसरे का, ये जरूरी है इस परिणामों के बाद भी। मेरा सवाल मालमुकुंदाचार्य जी से, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ये बड़े मुद्दे लास्ट में आते आते हावी हो गए पूरे राजस्थान में कई जगह पर, तो क्या लगता है कि ये पोलराइजेशन होगा? योगेश जी सुनिए मेरी बात, ये भारत में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान कराची में होगा, अरब कंट्री किसी और कंट्री में होगा? भारत में 900 वर्ष से संघर्ष चल रहा है साहब, 900 वर्ष से राष्ट्रवाद और सनातन की बात चल रही है साहब। यह लगातार आतंकताई मुगल सभा के बाहर ही हम खड़े हैं कि 4 प्रत्याशी हैं, कल परिणाम के बाद हो सकता है चारों वहां पर एंट्री कर। आपके लिए शुभकामनाएं कि 5 साल बाद आप एंट्री करें, क्योंकि इस बार तो मौका चला गया है, टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन विजेंद्र, मुझे लगता है कि अब सबके सवाल हो गए होंगे, या अभी भी कोई जहर में है तो एक मौका और है, एक सवाल लिया जा सकता है उसके बाद।
इन्हें भी जाना है भाई, आज की रात बहुत भारी है। पब्लिक ओपिनियन है सर, इसको एक बार लेते हैं, बोलिए। मेरा सवाल पुष्पेंद्र जी से है। पुष्पेंद्र जी, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कर्मचारियों की एक मुख्य भूमिका रहेगी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करने का, पर पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है थर्ड ग्रेड के टीचर्स एंड जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स हैं उनके ट्रांसफर्स के लिए अर्जियां आती हैं सरकार के पास, पर उस पर बीडी कल्ला जी की तरफ से भी जो है कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं गया है। तो इस पे आपका क्या प्रकाश रहेगा? और एक दूसरा सवाल मेरा और आपसे है, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं प्लीज पुष्पेंद्र जी। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग ये सरकार की डिस्क्रेशनरी पावर्स है, मंत्री जी की पावर्स है, और हम तो कोशिश करेंगे कि इस तरह की पॉलिसी बने। मैं तो इस चीज का पक्षधर हूँ कि ट्रांसफर की ऐसी ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी बननी चाहिए कि नेताओं की जरूरत ही खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया। जो जिनाई व्यक्ति है उसका ट्रांसफर होना चाहिए, जो दूर बैठा है उसका ट्रांसफर होना चाहिए, जो 15 साल से बाहर बैठा है, जो 15 साल से अपने घर में बैठा है, दोनों को समानता नहीं मिलनी चाहिए, दोनों को एक्सचेंज भी होना चाहिए कि किसी को 10 साल 5 साल अपने घर परिवार में रहने का मौका मिले। बोलिए बोलिए। मेरा सवाल गोपाल जी भाई साहब से है। गोपाल जी भाई साहब, आपको इतना समय क्यों लग गया ठाकुर गोपाल बनबम? इसलिए लग गया कि जब भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को ऑफर किया तो मुझे लगा कि पत्रकारिता में काम करना चाहिए। ऑफर 1995 से है। चलिए, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे शो में शामिल होने के लिए, इसे खास बनाने के लिए, और आप सभी को शुभकामनाएं भी, क्योंकि कल जब परिणाम आएंगे सबकी नजरें यहाँ पर रहेंगी कि आखिर किसकी जीत किसकी हार होती है। जीत हार किसी की भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी सरकार बने एक तरफा बहुमत के साथ सरकार बने, ताकि काम हो, किसी विधायक को लेकर किसी पर प्रेशर ना पड़े, क्योंकि इस बार बहुत सारे ऐसे बयान भी देखने को मिले थे। लेकिन विजेंद्र, इतना जरूर कहेंगे कि किसकी बनेगी सरकार कल तय होगा, और ये भी तय हो जाएगा कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। राजस्थान की जनता तो ये तय कर चुकी है, लेकिन तस्वीर क्या बनेगी कल सुबह 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी। और गारंटी सरकारें तो दे रही थी कि गारंटी मैं भी आपको दे रही हूँ फर्स्ट इंडिया की तरफ से। पहला रुझान, पहला परिणाम देखने के लिए बने रहिएगा फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।